और तो इस तरह की मेन समस्या ये है इस वक्त आज की डेट में कि पिछली बार हमारे पास करीब 15 ऐसे केसेस आए हैं विभाग में, जो अप्रेजल एंड से ही जो कर्मचारी ही आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाया, वही केसेस हमारे पास फंसे हैं। अगर कर्मचारियों ने अप्रेजल पूरा कर कर अपने रिपोर्टिंग को पास कर दिया, रिपोर्टिंग ने आगे बढ़ा दिया, तो उसमें कुछ ना कुछ जो है व्यवस्था कर ली गई है। तो हम नहीं चाह रहे कि जो समस्याएं हमें विगत वर्ष आई हैं वो इस वर्ष हों। इसीलिए ये बैठक आहूत की गई है कि जो भी हमारे डीडीओज हैं, जो हमारे प्रिंसिपल साहिबान हैं, वो देख लें कि अपने सामने बैच क्रिएट कराएं, ई साइन वगैरह चेक कर लें चीज़ों को। तो इसीलिए हम समस्याओं के लिए है। अब ये रहेगा जो प्रैक्टिकल समस्या जो है वो अगर बताएंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। हमारे पास तो 2-3 दिन में जो आई हैं वो हमने शेयर की हैं। तो दीपक सर, आप इसको आगे बढ़ाइए, फिर आगे जो भी आएगी चीजें आगे करते रहेंगे। मुकेश जी, गुड मॉर्निंग सर। हेलो, थैंक यू सर। अभी बता सकते हैं सर क्या समस्या, हेलो, या बाद में बताएं? हेलो। पहले मैं नमस्कार सभी का स्वागत करता हूँ मैं सेंटर से। थैंक यू राजीव सर, थैंक यू दीपक सर आज की मीटिंग में मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं बस आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा क्योंकि मैं ये सिस्टम देख रहा हूँ पिछले साल। मुझे पता है कि आप लोगों को क्या क्या कठिनाइयां आई हैं और उसमें मोस्टली क्या है कि हैंडलिंग प्रॉब्लम थी। तो वो चीजें मैं आपको इस वीसी के द्वारा कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं बता सकूं, और आप लोग उसे अगर एक बार ध्यान से देखेंगे तो 90% आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएगी। तो मैं आगे शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बैच क्रिएशन की। मैं आपको 2-3 पॉइंट बहुत क्लियर बताऊंगा सेल्फ डिक्लेरेशन तक के। उसके बाद आप क्या करिएगा कि आप मुझे अपनी समस्याएं बताइएगा एक एक करके। बट अगर वो समस्याएं जो मैं बताऊंगा उससे सॉल्व हो चुकी है तो फिर आप उन्हें मत बताइए, उसके अदर दिन बताइएगा, ठीक है? तो मैं शुरू करूं क्या आप सभी को, मतलब मैं आप शुरू करूं मीटिंग, अपना वो देना जी प्लीज प्लीज। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आप लोगों को सर स्क्रीन शेयर है? जी विजिबल है स्क्रीन? जी विजिबल। यस सर, विजिबल। हाँ, इसमें देखिए सबसे पहले क्या था कि आपको बैच क्रिएट करना था। बैच क्रिएट करते वक्त आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या ध्यान देना है। आप ऑपरेटर में जाते हैं, ये सब आपको पता है, इसलिए मैं आपको ज्यादा ब्रीफ में नहीं बताऊंगा। जो चीजें मतलब शुरू होगी बैच क्रिएशन में, मैं वहीं से शुरू करूंगा। एचआरएमएस के अंदर, एसीआर के अंदर बैच क्रिएशन का ऑप्शन आप सभी को पता है। फिर आपने अपना फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट किया, फिर आपने एम्प्लॉय कोड डाला तो आपकी स्क्रीन ये आ जाती है। इस साल हमने इसमें एक और छोटा सा चेंज किया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी जो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो राजीव सर ने अभी पहले पूछी थी वो भी मैं इसमें क्लियर कर दूंगा। और दूसरी चीज, सबसे पहली चीज क्या है, आपकी फ्रॉम डेट और टू डेट। क्लास 1 ऑफिसर लेवल 15, ये भी प्रिंसिपल ही होंगे शायद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज बस अपना अपने आप को म्यूट कर लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, हम आपस में बात करते हैं और ये चीज छूट जाती हैं और फिर टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज एक बार केयरफुली सुन लें, और जो इश्यूज आ रहे हैं वो आप सीधे मुकेश जी से पूछ लेंगे तो आपका समाधान तुरंत हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू सर। इसमें सबसे पहले आपको देखिए कि आपको एसीआर फॉर्म टेम्पलेट में तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी को पता है कि हायर एजुकेशन का आपको सिलेक्ट करना है जो आपके आते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो मेन दिक्कत आ रही है वो आ रही है फ्रॉम डेट टू डेट में, कि आप फ्रॉम डेट टू डेट क्या डालें। अब जैसे कि राजीव सर ने पहला सवाल पूछा था कि हमारे यहाँ 3 प्रिंसिपल है एक फाइनेंशियल ईयर में, जिसमें से एक 3 महीने से कम है। तो मैं आपका उसका वर्क फ्लो बताता हूँ कि क्या होगा। अगर मान लीजिए कि पहला आपने जैसे फ्रॉम डेट डाली 1 अप्रैल 2022 और आपने दूसरी टू डेट डाली 31 मई, यानी 2 महीने के लिए वो प्रिंसिपल रहे। फिर आपने क्या करा, यहाँ पे इनका रिपोर्टिंग ऑफिसर डाला, इनका रिव्यूइंग ऑफिसर डाला,
और एक्सेप्टिंग ऑफिसर डाला। तो जब ये बैच आप क्रिएट कर देंगे और इसे ई साइन करके फॉरवर्ड कर देंगे तो ये एम्प्लॉय पे जाएगा। ठीक है, कोई भी बैच चाहे वो कितने भी लिमिटेड पीरियड का हो, चाहे 1 दिन का हो, चाहे 2 दिन का हो, चाहे पूरे साल भर का हो, वो एम्प्लॉय पे सेल्फ डिक्लेरेशन पे जाएगा ई साइन करने के बाद। जैसे ही आप बैच क्रिएट कर देंगे, ई साइन कर देंगे, वो आपके एम्प्लॉय पार्ट पे दिखने लग जाएगा। फिर एम्प्लॉय अपना सेल्फ डिक्लेरेशन करेगा, ई साइन करेगा और उसे रिपोर्टिंग के पास जाएगा। अब बात आती है कि 90 दिन से कम वाले बैच का क्या होगा। तो अभी जो सॉफ्टवेयर में हमें कार्मिक टीम के द्वारा पहले बताया गया था, जो हमने एम्बेड किया है, उसमें क्या है कि 3 महीने से अगर आपका कम है पीरियड, तो वो बैच सीधा जाएगा एक्सेप्टिंग के पास, और एक्सेप्टिंग उसमें मार्किंग भी कर सकता है और आप अपना मंतव्य भी दे सकता है। और केसेस में क्या होता है, जिनमें बैच 90 दिन से बड़ा होता है, उनमें मार्किंग रिपोर्टिंग करता है, वो रिपोर्टिंग पे जाता है, फिर रिव्यूइंग पे जाता है, फिर एक्सेप्टिंग पे जाता है। बट अभी क्या व्यवस्था है कि अगर आपका बैच 90 दिन से कम है तो वो सीधा जाएगा एक्सेप्टिंग के पास, और एक्सेप्टिंग ही उसमें मार्किंग देगा और उसमें अपना मंतव्य देगा। इसमें रिव्यूइंग पास नहीं जाएगा मुकेश जी बीच नहीं में? सर, इसमें रिव्यूइंग के पास नहीं जाएगा, डायरेक्ट एक्सेप्टिंग के पास जाएगा। जो अभी करंट सिचुएशन है मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि अगर आपका बैच मतलब 90 दिन से बड़ा है तो आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले मैं आपको छोटी सी चीज दिखाऊंगा जो हमने चेंज करी है। जब भी आप बैच बनाएंगे तो हमने एक यहाँ पे डेजिग्नेशन दी है, सिलेक्ट डेजिग्नेशन। ये हमने इसलिए दी है, कई जगह से हमें ये कॉल आ रही थी कि जिस व्यक्ति का हम बैच बना रहे हैं उसकी डेजिग्नेशन करंट में तो फाइनेंस कंट्रोलर है, बट जिस टाइम का उसका बैच है उस समय उसकी डेजिग्नेशन कुछ और थी। तो वो एडिटेबल वाला हमें ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है सर। तो उसमें क्या है कि आप जैसे देखेंगे कि आपके पास सिलेक्ट डेजिग्नेशन का ऑप्शन दिया है। अगर आप किसी व्यक्ति की एसीआर भर रहे हैं और आप उसकी डेजिग्नेशन वो वाली फिल करना चाहते हैं जो उसकी उस एसीआर पीरियड के दौरान थी, आज करंट की नहीं है, तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है सर। एक बार फिर से क्लियर कर दीजिए इसको मुकेश जी, क्या है ये? इसमें क्या है सर, अगर आप जिस व्यक्ति का एसीआर बैच क्रिएट कर रहे हैं, मान लीजिए 22-23 में उसकी डेजिग्नेशन थी अपर निदेशक, हाँ ठीक है। अब 23-24 में वो व्यक्ति फाइनेंस कंट्रोलर बन के कहीं और जा चुका है। तो हमें ये रिक्वेस्ट आ रही थी कई जगह से कि जो व्यक्ति है जिनका हम बैच क्रिएट कर रहे हैं तो वो हम अपर निदेशक में करना चाहते हैं, उसकी डेजिग्नेशन फाइनेंस कंट्रोल अपना आप उठा रहा है सिस्टम। तो हमने यहाँ पे हमने ये एडिटेबल दे दी है। अगर आपकी वो बिल्कुल सही आ रही है डेजिग्नेशन तो आप वही रहने दीजिए, वरना आप इसे एडिट करके यहाँ पे फाइनेंशियल आप उसकी डेजिग्नेशन एडिट कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं जी, जो तत्कालीन समय में उसका डिजिग्नेशन रहेगा वो भर देंगे। ऐसे ही हमने रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग में भी आपको डेजिग्नेशन का दिया है। अगर आप जैसे यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑफिसर डालते हैं तो डेजिग्नेशन अपने आप आ रही है, बट अगर आप चाहते हैं कि इनकी उस वक्त पीरियड की डेजिग्नेशन आए जिस वक्त थे, ये मोस्टली आती है जो सेक्रेटरी लेवल के एम्प्लॉयज होती है उनके साथ, कि वो पहले कुछ उनकी डेजिग्नेशन होती है, आज उनकी कुछ और डेजिग्नेशन है। तो आपको वही अगर डेजिग्नेशन दिखानी है तो ये एडिटेबल फील्ड है, आप यहाँ पे उनकी डेजिग्नेशन फिल एडिट कर सकते हैं। ये क्लियर है ना सर? ये दो जो ऑप्शन है हमने नए इसलिए दिए। अब मेन बात करते हैं जो प्रॉब्लम आ रही थी दूसरी, पहली तो क्लियर हो गई 90 दिन से बैच वाली। अब दूसरी प्रॉब्लम है कि आपके अगर कोई एम्प्लॉय डेथ हो गए, रिटायर हो गए, या वो हमारे आईएफएमएस सिस्टम से बाहर चले गए, तो उस केस में क्या होगा? तो जैसा कि मैंने पिछली मीटिंग में भी बताया है कि आपने क्या करना है, जब आप बैच क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे हमने एक ऑप्शन दे रखा है वर्क फ्लो मोड का। ये स्क्रीन सबको विजिबल है ना सर, मतलब दिख रहा है जो मैं चेंज दिखा रहा हूँ? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। तो आपने अच्छा, क्या इसमें करना है, मुकेश जी एक मिनट रोकूंगा, इस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी कोई लगाना होगा क्या, जो भी हम इसमें वो लगा रहे हैं सर ये रिव्यूइंग में या मैंडेटरी रिपोर्टिंग? नहीं है, आप चाहे तो लगा Okay. सकते हैं, नहीं चाहे तो ना लगाइए। ठीक है, जी। ठीक है।
वर्क फ्लो मोड में आप देखेंगे दो ऑप्शन है, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऐसा व्यक्ति चाहे वो रिपोर्टिंग हो, रिव्यूइंग हो या एक्सेप्टिंग हो, हमारे सिस्टम से बाहर जा चुका है किसी भी तरीके से, डेथ केस की वजह से, रिटायरमेंट की वजह से या डेपुटेशन की वजह से, मतलब वो अब आईएफएमएस सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो आईएफएमएस में लॉगिन करके अपनी मार्किंग नहीं देगा, तो उस व्यक्ति को आप सिलेक्ट करेंगे ऑफलाइन और यहाँ पे ठीक है। उसका नाम लिखेंगे और यहाँ उनकी डेजिग्नेशन डाल देंगे। ठीक है। ठीक है। और अगर वो व्यक्ति इस सिस्टम का पार्ट है अभी भी, तो आप ऑनलाइन ही चूज करेंगे, उनका एम्प्लॉय कोड फिल करेंगे और नेम एंड डेजिग्नेशन अपने आप आ जाएगी। डेजिग्नेशन आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है सर, इसमें है। कोई प्रॉब्लम? ये नहीं, दो पॉइंट जो है ये बैच क्रिएट करने में सबसे ज्यादा आ रहे हैं कि हम बैच के पीरियड क्या करें और दूसरा हम ऑफलाइन ऑनलाइन मोड को कैसे सिलेक्ट करें। तो पहला यही है कि अगर आपके 90 दिन का बैच है तो बैच आप बिल्कुल आप पीरियड वाइज ही बनाएंगे, चाहे वो 90 दिन का हो, 4 दिन का हो, 1 हफ्ते का हो, 10 दिन का हो या पूरे साल भर का हो, आप बैच वाइज बनाएंगे। आप अगर 90 दिन से कम का बैच बनाएंगे तो सेल्फ डिक्लेरेशन के बाद जैसे ही एम्प्लॉय उसे ई साइन करेगा, वहां पे बटन आ जाएगा फॉरवर्ड टू एक्सेप्टिंग ऑफिसर। अगर 90 दिन से ज्यादा है, ई साइन करने के बाद वो ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग ऑफिसर को चले जाएगा। ओके। ठीक है सर। अच्छा, इसमें मुकेश जी कहीं कहीं ना, जैसे रिव्यूइंग अफसर भी कई जगह 3 महीने रहे हैं या 2-3 रिव्यूइंग अफसर रहे हैं, एक्सेप्टिंग एक ही रहा है, उस केस में क्या करना पड़ेगा? मैं वही बता रहा हूँ ना सर कि आपको बैच करने पड़ेंगे, डिवाइड करने पड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, हाँ मतलब जैसे मान लीजिए रिपोर्टिंग तो हो सकता है कि कोई 6 महीने रहा हो, जी लेकिन रिव्यूइंग जैसे हमारे डायरेक्टर जो है हो सकता है कोई 4 महीने, जी जी 1 जी साल। वो जी जी। तो आप देखिए सर बैच छोड़ेंगे 3 महीने से कम का बनेगा अगर डिवाइड करते हुए, तो अभी की व्यवस्था के अनुसार वो एक्सेप्टिंग ऑफिसर पे जाएगा। ओके। जी। यदि यानी उसको 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 फॉरवर्ड करेंगे एक्सेप्टिंग को, वो आपको बटन ही वहां पे देगा फॉरवर्ड टू एक्सेप्टिंग वाला। अपने आप आ जाएगा। Yes. हाँ बटन आएगा फॉरवर्ड फॉर एक्सेप्टिंग करके। अच्छा, अगर जैसे आपका हम 90 लोग, दिन से बड़ा होगा तब तो ऑटोमेटिक चले जाएगा, तब वो जी जी पूछेगा भी नहीं कि कहाँ जाना है। मनोज जी, हमारे यहाँ जैसे डायरेक्टर साहब हम लोगों की रिपोर्टिंग है और जी उसमें कई इधर भी कई डायरेक्टर्स रहे और रिटायर हो गए, ठीक जी है ना। जी तो जी इस पूरे वित्तीय वर्ष में किसी जी का जी 2 महीने रहा, किसी का 3 महीने रहा, कोई रिटायर हो गया, सारे रिटायर हो गए, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे जब बैच आईडी क्रिएट करेंगे? सर जो देखिए आप बैच आईडी क्रिएट करेंगे ना, तो बैच आईडी क्रिएट करने में आपको उनका एक तो वर्क फ्लो मोड करना पड़ेगा ऑफलाइन। ऑफलाइन करेंगे उन्हें? हाँ ऑफलाइन करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो आपको ऑनलाइन तो देंगे नहीं हाँ, मार्किंग अपनी जो नहीं, रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद वो हमें दे सकेंगे? अगर आप ऑफलाइन लेना चाहे तो बिल्कुल ले सकते हैं, जैसे आप पहले भी करते होंगे। रिटायरमेंट के बाद तो पहले क्या करते थे, पहली व्यवस्था में क्या करते थे? मैं हाँ पहले की मुकेश जी, व्यवस्था में रिटायरमेंट के बाद नहीं होता था। हेलो मुकेश जी, जी ये इसमें जो शासनादेश जितने भी आए हैं ना ये कार्मिक के, जी इसमें रिटायरमेंट के बाद का प्रावधान नहीं है। ये अपेक्षा ये की गई है जिसका रिटायरमेंट है वो 1 महीने पहले ही बना ले, है ना। ठीक रिटायरमेंट के बाद तो वो देगा भी नहीं और आईएफएमएस का सिस्टम भी नहीं, दोनों चीजें हैं। ठीक है सर, आपने अगर उनका ऑफलाइन करा भी है, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आपने यहाँ पे वर्क फ्लो मोड ऑफलाइन करा है तो जब उनकी स्टेज पे वो बैच आ जाएगा, मान लीजिए अगर आपका रिव्यूइंग ऑफिसर रिटायरमेंट हो चुका है, जी तो जब वो रिव्यूइंग ऑफिसर स्टेज पे बैच आएगा तो जिसने बैच क्रिएट करा है यहाँ पे उसे एक ऑप्शन दिया गया है एसीआर ऑफलाइन अप्रूवल का। एचआरएमएस के अंदर एसीआर के अंदर एसीआर ऑफलाइन अप्रूवल, जी यहाँ पे आप अपना ईयर सिलेक्ट करेंगे, जो भी ग्रिड आएगी यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको वो दिखाएगा कि ये है। वहां पे अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, आप वहां पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे कि ये रिटायर हो गए या डेथ हो गई है जो भी है, और वो आपकी उस स्टेज को बाईपास कर देगा। ठीक ठीक, हाँ ठीक। ठीक है सर, ऑफलाइन केसेस में यही है ऑप्शन आपके पास। एक्सक्यूज मी सर, जी सर इसमें अगर माना एक्सेप्टिंग अथॉरिटी हमारे रिटायर हो चुके हैं जी और लेकिन रिपोर्टिंग ऑफिसर हमारे अभी
ऑन जॉब हैं, तो उस कंडीशन में बैच क्रिएशन ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन? रिपोर्टिंग वाला ऑनलाइन होगा और जो आपका एक्सेप्टिंग वाला है वो ऑफलाइन होगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है, ये देखिए अलग अलग लेवल पे जी, अलग अलग लेवल पे ऑनलाइन और ऑफलाइन करना पड़ेगा। ये क्यों देखिए मुकेश जी? तीनों में है ना, रिपोर्टिंग के लिए ये ऑफलाइन ऑनलाइन पूछ रहा है, रिव्यूइंग के लिए ये ऑफलाइन ऑनलाइन पूछ रहा है, एक्सेप्टिंग के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन पूछ रहा है। मनोज जी, ये जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करने को कह रहे हैं ऑफलाइन में, जी, वो डॉक्यूमेंट तो फिर हमें डायरेक्टरेट से लेना पड़ेगा, हमारे पास तो होगा नहीं कौन कब रिटायर हुआ। ये सर बैच क्रिएट करते वक्त आपका क्या है, मैंडेटरी नहीं है, बट जब आपका उस स्टेज पे बैच आ जाएगा, जिस स्टेज को आपने ऑफलाइन किया है, तब आपको लेके अपलोड करना पड़ेगा। अच्छा, तो मान लीजिए बैच क्रिएट में मैंडेटरी नहीं है, आप मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नहीं जैसे जी। रिपोर्टिंग ऑफिसर का हमारे पास तो डेटा होता नहीं, हमने मांग लिया डेटा मांग करके हमने अपना बना दिया, बैच क्रिएट किया। अब ऑफलाइन मोड दिखाया तो ऑफलाइन में हमने डाल दिया। अब उसके लिए चूज फाइल का ऑप्शन आप दे रहे हैं, तो वो फाइल जो है वो हमें मतलब सारे प्रिंसिपल्स को डायरेक्टरेट से जाएगी तभी हम क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि वो उसको अपलोड करेंगे। बता रहा हूँ ना कि एसीआर बैच क्रिएशन में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मैंडेटरी नहीं है, आप मत डालिए। अच्छा, तो ऑफलाइन मोड में जैसे मैंने डाला, तो ऑफलाइन मोड में मान लीजिए 1 अप्रैल से लेके 31 मई तक का हमने डाला, और इसी तरीके से 2-2 महीने पे 3-3 महीने पे हमारे 3 महीने से कम पे या 3 महीने बाद भी लोग रिटायर हो गए, हमने बैच क्रिएट किया। तो जो ऑफलाइन मोड पे डाला वो हमारी एसीआर जाएगी कैसे, किसको जाएगी, क्या वो प्रिंट निकाल के जाएगी, कैसे जाएगी? नहीं सर, देखिए मैंने आपको बताया ना, अगर आप इस वर्क फ्लो मोड को ऑफलाइन चूज करते हैं, हाँ, तो जब बैच इस स्टेज पे आ जाएगी रिपोर्टिंग पे, तब आपको जिसने बैच क्रिएट करा है एचआरएमएस एसीआर ऑफलाइन अप्रूवल वाले ऑप्शन में जाना है। हाँ, और यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो वो डॉक्यूमेंट तो चाहिए ना हमें डायरेक्टरेट से। वो तब चाहिए जब वो उस स्टेज पे आ जाएगा, बैच क्रिएट करते वक्त नहीं चाहिए। बैच क्रिएट करते वक्त वो मैंडेटरी नहीं है, तो यानी कि आप बैच तो क्रिएट कर ही सकते हैं। हाँ ठीक है सर जी, जी। फिर जब बैच क्रिएट होने के बाद एम्प्लॉय अपना स्वामी मूल्यांकन भर देगा और उस स्टेज पे आएगा जहां ऑफलाइन आपने सिलेक्ट किया है, तब हाँ, आपको वो डॉक्यूमेंट की जरूरत है जो आप कह रहे हैं डायरेक्टरेट से, तब वो आप अपने डायरेक्टरेट से ले सकते हैं। इसका मतलब डायरेक्टरेट को पहले से ही ये चीजें भेज देनी चाहिए। ठीक है, हाँ वो सर आपके और आपके डायरेक्टरेट मतलब ना समझ रहा हूँ, वो चीज मैं जानना चाह रहा हूँ कि पहले से ही अगर ये चीजें हो जाए। चलिए ठीक है, जी ठीक जी। ठीक ठीक। तो ये तो सर पहले सेक्शन का आपका वो था जो हमें आज प्रॉब्लम आ रही थी। अभी तक 2 मेन प्रॉब्लम थी कि अगर बैच क्रिएट होंगे तो कैसे डिवाइड होंगे, और दूसरा कि अगर कोई रिटायर हो गया या डेथ हो गई तो उसको हम कैसे। वही तो कुछ नहीं लग रहा, बैच क्रिएट हो गई, ये हो गया, मुझे पल्ले कुछ पड़ता नहीं कि उसकी फाइल जो है पहले से हो गई साइन, उससे वहां तक जो है। क्या अभी मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ इससे रिलेटेड? हाँ बिल्कुल, आप पूछिए। हाँ सर नमस्कार, मैं जीडीसी बड़कोट से बोल रहा हूँ। जी हमारे सर। यहाँ तीन डीडी हो रहे हैं सर, और तीनों के 90 दिन से ऊपर थे, मतलब 100 से ऊपर, 100 दिन से ऊपर। जी और हम जब इसको बना रहे थे 2 बार मैंने कोशिश की, तो पहली बार में भी और दूसरी बार में भी जैसे हम थर्ड वाले का बना रहे हैं, अलग अलग एम्प्लॉय का बनाया मैंने, तो वो उसमें मैसेज आ रहा है कि ये बैच क्रिएट हो चुका है, जबकि हमने किया नहीं, और केवल 2 ही बैच क्रिएट हो रहे हैं, तीसरे बार लास्ट वाले का नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी आपके पास आपका एम्प्लॉय कोड है जिसका आप बना रहे हो, उसमें ये मैसेज आ रहा है? हाँ हाँ, अब 2 का करा मैंने, हाँ किसी का भी बताइए क्या बता एम्प्लॉय कोड सकते। है? 6100 हाँ जी 3900 हाँ जी 40 जी 755 755। हाँ, ये एम्प्लॉय का कोड बता रहा हूँ ना। हाँ एम्प्लॉय का ही चाहिए, आपने एम्प्लॉय के बैच बनाए होंगे ना। हाँ हाँ देखिए कोई भी एम्प्लॉय अपना बैच का स्टेटस तो देख ही सकता है। हाँ हाँ देखिए आपने 2 बैच बनाए हैं, एक बनाया आपने 1 अप्रैल 2022 से 26 जुलाई 2022, जी एक आपने बनाया 27 जुलाई 22 से 19 नवंबर 2022। जी। ठीक है सर। इसके अब बाद बन इसका रहा है सर। हाँ जो बैच बनेगा वो 20 नवंबर से बनेगा। हाँ हाँ, थर्ड वाला। अब वो वाली आईडी बताइए जिससे आपने बैच बनाया। बैच सर बनाते अभी हैं तो ऐसी अभी बताइए, तो पासवर्ड नहीं चाहिए, मैं टेस्ट नहीं, में अभी देखना है चाहता मेरे पास, अभी है नहीं मेरे पास, हो ना।
चलिए मैं नहीं, अपनी प्रिंसिपल आईडी में साहब बना के मैं अपनी आईडी में देख लेता हूँ बना के। हाँ वो सर वो थर्ड वाला बन ही नहीं प्रिंसिपल रहा साहब नहीं है क्या? नहीं सर, कोई नहीं वो कोई नहीं सर, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं अपनी आईडी में आपको दिखा देता हूँ, हाँ ये हाँ टेस्ट की है, कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट में हम देख सकते हैं। बच्चे आए थे किसी कटवाने थे देते ही गिराए। आप देखिएगा सर 2 बैच बने, अब 20 नवंबर से हमें बनाना है 31 मार्च तक का, 22-23 का, ठीक है सर। जी जी सर जी। मैं अदर डीडीओ में बनाऊंगा क्योंकि ये मेरे लिए अदर एम्प्लॉई है, ठीक है। ये मैं कुछ भी पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है, जी जी मैं कोई जी भी जी सिलेक्ट कर दे रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ डेट से फर्क पड़ेगा, ठीक है। जी। अब है 20 नवंबर से, आप कह रहे हैं 31 मार्च तक का नहीं बन रहा है। ठीक है सर, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने भर दी। 20 नवंबर से 31 मार्च 2023 बन गया सर। हाँ लेकिन हमारे नहीं बन रहा सर ये। नहीं नहीं, अब मैं वही कह रहा हूँ ना सर, अब मैं एक बार दिखाता हूँ आपको दोबारा से। हम्म। अब मान लीजिए ये बैच था, अब इस बैच को अगर मैं यहाँ पे 19 नवंबर कर दूंगा, मतलब एक मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ये अदर के लिए तो मेरे लिए हो गया है। अब आप अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए। सर मैं भी एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। सर मुझे एक हाँ क्वेश्चन। पहले एक बस सर का एक हो जाए, सर का मतलब फिर कोई दिक्कत है तो। सर ये क्लियर है ना सर? अगर आपको लगता है ना कोई मैसेज आ रहा है वो हो रहा है सर, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके दीपक पांडे सर को मैसेज कर दीजिएगा। हेलो, ओके सर ओके, हाँ मैं सुन ठीक है, वैसे ऐसा आएगा नहीं जी है ना सर, बट आता है तो आप जी जरूर करिएगा, ठीक जी है। बिल्कुल। मुकेश जी, मैंने उनके प्रिंसिपल साहब को बोला अपनी आईडी वो दे रहे हैं, तो एक बार चेक करवा लीजिए आप। कोई दिक्कत नहीं है सर, आप थपलियाल तब जी, एक तक बार हम अपने दूसरे का प्रिंसिपल साहब से बात करके आईडी ले लीजिए। अच्छा सर ठीक है मैं हाँ। बात ये वैसे भी टेस्ट है सर, टेस्ट में मैं हाँ आपको हाँ। कुछ किसी का भी लॉगिन करके वैसे भी दिखा सकता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा एक मिनट सर, मैं जरा फोन कर रहा हूँ सर उनको। जी मैम आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? जी सर, मुकेश जी नमस्कार और सभी उपस्थित नमस्कार। जी मैम नमस्कार, बताएं मैम। कॉलेज माल देवता से। जी हमारे यहाँ जो प्रिंसिपल थे वो 1 अप्रैल से 17 अगस्त तक रहे। जी मैम। लीजिए उनकी डेथ हुई 17 अगस्त को। जी वो डीडीओ रहे, उसके बाद एक मैडम बीच में आई 21 दिन के लिए ऑफिशिएटिंग, उनके अच्छा पास मैम। जो पावर रही, जी तो उनका क्या करना है 21 दिन वाली मैडम का? हेलो, आवाज नहीं आ रही मैम मैम, आपकी। आपको 21 दिन का बैच क्रिएट करना है, जो कि आपका आता ही है, क्योंकि आपका एसीआर पीरियड तभी फुलफिल होगा जब आप 1 अप्रैल से 31 मार्च बनाएंगे, जी, तो उन वाली है मैडम ना। का ऑफिशिएटिंग मैडम का भी लिखे। हाँ बिल्कुल, तो उसमें होगा क्या, जब आप 21 दिन का बनाएंगे तो आप या ऑफलाइन भी बना सकते हो उसे, क्योंकि 21 दिन का वैसे भी वो भर नहीं पाएंगी, और जी अगर आप करते भी है तो डायरेक्ट वो एक्सेप्टिंग पे जाएगा। जब एक्सेप्टिंग पे जाएगा तो वो अपने रिमार्क दे सकता है कि मैं इतने दिन से कम के थे, तो इसमें मैं कोई वो नहीं करेंगे। जी ठीक हो गया सर। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, वो सर आपके। सर प्रिंसिपल सर का आ गया सर। सर ये कोड ना। मनोज जी एक क्वेरी है मेरी
अगर कोई बैच आईडी बनी और मान लीजिए कुछ गलत हो गया उसमें, तो क्या जी। बैच आईडी में एडिट की जा सकती है? बनी हाँ हुई जी, ये बैच आईडी। देखिए अभी मैंने एक बैच आईडी बनाई थी ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्रिएट करने के बाद में हाँ समझ में एक आता है मिनट कि एक कुछ मिनट मैं रह आपको गया। दिखाता हूँ। जैसे ये बैच आईडी बनाई थी ना मैंने, ये हाँ। यहाँ पे डिलीट का बटन है। जब तक आप ई साइन करके इसे फॉरवर्ड नहीं कर देते एम्प्लॉय को, तब तक आप डिलीट कर सकते हैं। और अगर फॉरवर्ड कर देने के बाद हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ है अगर तो? आपने फॉरवर्ड कर दिया है तो एम्प्लॉय के पास ऑप्शन है रिटर्न करने का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एम्प्लॉय उसको रिटर्न कर देगा, तो एम्प्लॉय उसे रिटर्न कर देगा, तब आप उसे डिलीट कर लेंगे। ठीक, थैंक यू। सेल्फ डिक्लेरेशन वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं 21/22 सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं पीरियड सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे प्रोसीड के साथ ही रिटर्न टू डिपार्टमेंट का ऑप्शन है। ठीक ठीक अगर ठीक उसे ठीक इस बैच में कोई भी दिक्कत लग रही है जो आपने भरा है, तो इसको रिटर्न कर सकता है। ठीक, थैंक यू। मैं खड़गपुर से बोल रहा हूँ सर। का वो आ जी। गया सर एम्प्लॉय कोड ना। ठीक है सर, एक उसे का। थोड़ा सा देख लेते हैं। अब एक हम सेल्फ डिक्लेरेशन वाला पार्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि उसमें भी 2-3 पॉइंट है। इससे पहले एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ देवीधुरा कॉलेज से। जी मैम। सर जैसे आप कह रहे हैं एम्प्लॉय ने रिटर्न कर दिया ना, जी हमने रिटर्न किया, एम्प्लॉय ने रिटर्न किया, फिर जी। हमने उसको देखा तो लेकिन वो फिर से दिखा रहा है कि बैच ऑलरेडी क्रिएटेड है, वो उससे हो नहीं पा रहा, ऑपरेटर वाले से हाँ नहीं तो हो वो पा मैम रहा। आपको पहले डिलीट करना पड़ेगा ना पहला वाला, या पहले वाले को एडिट कर लीजिए। नहीं सर, उसमें कोई इस तरह का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है वो। अभी मैम आपके पास है एम्प्लॉय कोड जिसने रिटर्न एम्प्लॉय किया है। कोड जिनका है रिटर्न वाला, हाँ बताएं क्या है। सर को देखना पड़ेगा, मैं बताती हूँ। वो एक्चुअली में फिर रिटर्न नहीं हो रहा है वो राजीव। तो मैम आप बताइए, मैं अभी चेक करता हूँ फिर। ठीक है। हेलो नमस्कार सर। इन्हें सीट दे दो। ठीक है। हमारे तो जब तक ये ऐसा हेलो। हाँ जी हाँ जी। आ रहे हैं आपको। सर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज न्यू टिहरी से बोल रहा हूँ सर। जी सर हमारे यहाँ मैडम हुई थी, हमारे यहाँ पहले एक मैडम थी, वो रिटायर हुई 28 फरवरी को सर। जी। और 28 फरवरी 1 मार्च से हम यहाँ पर प्रिंसिपल के चार्ज में है सर, विद डीडीओ सर। जी जी। तो जो एक हम केवल उस समय जो ये सीआर का जो पीरियड होगा 1 महीने का पीरियड है सर, वो मार्च वाला 31 मार्च तक सर। जी जी। तो जो हम आईडी क्रिएट करेंगे सर, किसकी आईडी से होगा? ये मैडम की होगा कि हमारी होगा? ये क्या है सर इसमें? जिसके पास ऑपरेटर वाला रोल है ना, ये अभी आपको दिखाया था, जी जिसके पास ये ऑपरेटर वाला रोल है उनकी आईडी से होगा। ठीक है। और ऑपरेटर वाला रोल किसके पास होगा? जो करंटली वहां पे कार्यरत है ना। जी ये ऑपरेटर वाला रोल जिस पे है, ये हमारे पास है सर। हाँ तो आप अपनी आईडी से भी कर सकते हैं फिर। और ये जो एसीआर होगा सर, इनके ऑफलाइन होगा जो 11 महीने का जो मैडम का पीरियड है वो सर? सर वही मैं आपको कह रहा हूँ, वो दोनों ऑप्शन आपके पास है। आप अगर चाहते हैं कि वो ऑनलाइन भरे कि भाई मेरी 3 महीने से कम की अवधि है, मैं उसमें मार्क नहीं कर सकता, तो आप जब ऑनलाइन सिलेक्ट करके भरेंगे ना और उनकी बारी आएगी, तो उसमें लिख देंगे जी कि मैं 3 महीने से कम था, मैं इसमें मार्किंग देने के लिए वो नहीं हूँ, एलिजिबल नहीं हूँ, और वो उसे सेव करके ई जी साइन कर देंगे। वो हो सकता है। दूसरा, आप उनसे ऑफलाइन ले लीजिए लिख के, और आप ऑफलाइन करके उसे अपलोड कर दीजिए। दोनों सेम बातें हैं। मुकेश जी 3 महीने से कम में तो सीधे एक्सेप्टिंग पे चला जाएगा ना? हाँ सर चले जाएगा, बट मान लीजिए उस 3 महीने में एक्सेप्टिंग ही 3 महीने से कम है, अच्छा। तो वो लिख देगा ना सर कि मैं नहीं दूंगा इसमें मार्किंग। जी हम ये करेंगे सर, क्योंकि हम 1 महीने का पीरियड हो रहा है सर, 1 महीने मार्किंग कैसे लिखेगा एसीआर पे? हाँ तो मार्किंग उसमें लिखेगी नहीं ना, बट आपका कम से कम सिस्टम में पूरे साल का आ तो जाएगा ना कि 1 अप्रैल से 31 मार्च हो चुका है कंप्लीट। जी जी। सर मैं बोलूँ इनका जो जो रिटर्न हमारा है वाला था हेलो डिपार्टमेंट सर। वाला। अच्छा, मैं एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। पहले मैं अपने 2 पॉइंट क्लियर कर लेता हूँ सेल्फ डिक्लेरेशन वाले, फिर आपके एक एक करके क्वेरी देख लेंगे। मुकेश जी रिटर्न टू वाला कर दीजिए एक बार मिनट पहले। मैडम प्लीज 1 मिनट जरा मुकेश जी को कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर जो भी क्वेरीज होंगी वो उसको टेकअप कर लेंगे। मुकेश जी सबसे पहले आप ही का जो देखिए मैडम। जी सर, मैं एम्प्लॉय कोड बोलूँ रिटर्न टू डिपार्टमेंट वाला? हाँ जी बताइए बताइए। 450 हाँ जी। 20 20 31 जी 3 जी। M 12 जी। 898। क्या नाम है इनका मैम? हेमचंद्र।
हेमचंद्र, पूर्वन जी है वो ठीक है, ये assistant नाम आ गया director। हेमचंद्र। सबसे पहले तो मैम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इनका स्टेटस क्या है, कौन से ईयर का है, 22-23। 22-23 में देखिए क्या स्टेटस आ रहा है, फॉरवर्ड टू एम्प्लॉय, यानी अभी एम्प्लॉय के पास है। रिटर्न कर रहे हैं तो फिर ऑपरेटर में हम फिर इसमें थोड़ा कोई नहीं करेक्शन मैम, चाह रहे हैं। अभी देखेंगे, बिल्कुल अभी देखेंगे, हाथों हाथ देखेंगे इसी में। ये सेल्फ डिक्लेरेशन में गए, जी ठीक है, मैंने बैच सिलेक्ट किया 22-23 का, आया, ठीक है। अब ये मैं कर रहा हूँ रिटर्न, ये हो गया सर, हाँ ठीक है। रिटर्न हो गया। अब हम देखेंगे दोबारा स्टेटस क्या, स्टेटस अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। हाँ ये सर है ही नहीं ऑप्शन। है ही नहीं, वो हट गया मैडम। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या आ रहा है मैम स्टेटस अब। अच्छा, बैच क्रिएटेड बाय डिपार्टमेंट। अब मैं आपको दोबारा जाके दिखाता हूँ सेल्फ डिक्लेरेशन में 22-23 में क्या, अब वो बैच ही नहीं आ रहा होगा यहाँ पे। हाँ मैं अब वो आपके पास अगर बटन दबाएंगे तो बिल्कुल आएगा आपके पास। डिलीट तो ऑप्शन ही नहीं नीचे। डिलीट का ऑप्शन तो जहाँ बैच क्रिएट होता है वहाँ है ना मैडम, एम्प्लॉय को थोड़ी देंगे। वहाँ पे नहीं है सर। बैच क्रिएट कहाँ पे होता है मैम? सेव बटन है ही नहीं। वीडियो के अंदर ऑपरेटर में। हाँ देखिए ऑपरेटर मैम, से। यही चीज आपको समझनी है। हाँ काम करेगा एम्प्लॉय वाला, चाहे वो एसीआर अप्रूवल सेल्फ डिक्लेरेशन है, ठीक हो बट गया। डिलीट करना, एसीआर बैच बनाना किसका काम है? ऑपरेटर से है। हाँ ऑपरेटर वाले से, ठीक है। अब आप ऑपरेटर वाली आईडी बताइए जिसने बनाया था। ऑपरेटर याद की है आपको? साइन के अंदर ये लिखिए सर 89 हाँ 00 हाँ 816 वीडियो से। अच्छा, अब देखिए डीडीओ में जाएंगे, हमने वहां से रिटर्न कर दिया। ऑपरेटर में जाएंगे, एचआरएमएस में गए, एसीआर में गए, बैच क्रिएशन में गए, 22-23 किया जी। नाम आ गया हेमचंद्र, ये बैच आएगी, आईडी आ गई वापस इसके पास। जी आ गई है। हाँ ये सिलेक्ट करा, ये डिलीट का बटन है। अच्छा, अब मैं डिलीट कर दूं या इसे एडिट कर लूं, मेरे हाथ में ये आएगा ऑपरेटर वाले पार्ट में, जिनमें ये है ऑपरेटर। नहीं आ तो रहा है सर, अगर हम दोबारा बना रहे हैं तो वो कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है ये। दोबारा क्यों बनाना, पहले आप डिलीट करिए ना, तब दोबारा बनाइए। या डिलीट भी करने की जरूरत नहीं है, मैं तो कह रहा एडिट कर लीजिए। जब आपके पास एडिट का ऑप्शन है तो आप एडिट कीजिए, है ना। अब डिलीट मत करिए, जब आपके पास एडिट दे रखा है तो आप बैच आईडी रहने दीजिए उसी को, और इसे सिलेक्ट करिए। जो आपको एडिट करना है, सही करना है, वो सही कर लीजिए। चाहे पीरियड कम कर लीजिए, चाहे रिपोर्टिंग ऑफिसर बदल ये लीजिए। नहीं दिखा रहा था सर उसमें, पहली बार में जब हमने फर्स्ट डे बनाया तो ये नहीं दिखा रहा था कि ये ट्रेनिंग पीरियड वाला और वो जो तो आपका। मैम देखिए, ट्रेनिंग पीरियड वाला क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि आपने इसमें टेम्पलेट सिलेक्ट कर रखा है मिनिस्ट्रियल। अच्छा, मिनिस्ट्रियल में ट्रेनिंग वाला है ही नहीं ऑप्शन, वो है कैडर में। इसमें क्लिक करते ही आ गया ट्रेनिंग वाला। ठीक है ठीक है मैडम। इसमें मुकेश जी, पिछले बार टू और फ्रॉम डेट वाले जो इशू आ रहे थे जी, इस बार भी जरा इसको देख लीजिएगा कि क्या है उसमें, कि फ्रॉम और टू डेट में। वही आपको क्लियर करा है। अगर ये चीजें क्लियर नहीं है तो आप अभी भी नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहली बात कि आपके बैच कब डिवाइड होंगे, जैसे ही आपका कोई भी ऑफिसर चेंज हो जाए वहाँ पे नया बैच वहीं पे डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही आपका रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग या एक्सेप्टिंग, तीनों में से कोई भी एक चेंज होगा, आपका बैच वहीं ब्रेक हो जाएगा। अब बात आती है कि ब्रेक होने के बाद अगर पीरियड 90 दिन का हुआ, मतलब 90 दिन से कम हुआ या 90 दिन से ज्यादा हुआ। 90 दिन से कम हुआ तो आप उसका जो सेल्फ डिक्लेरेशन के बाद बैच है वो डायरेक्ट एक्सेप्टिंग पे जाएगा। अब मान लीजिए वो बैच का 90 दिन का जो जा रहा है वो एक्सेप्टिंग ही 3 महीने से कम था, तो वो वहीं पे लिख देगा कि हाँ ये मैं इनको एलिजिबल नहीं हूँ देने के लिए क्योंकि मेरा पीरियड 3 महीने से कम है, और ई साइन कर देंगे। अच्छा, ये किसी लेवल पर मुकेश जी, यदि रिव्यूइंग का टाइम 3 महीने से कम है तो वो सीधे वहां से भी एक्सेप्टिंग को चला जाएगा, सीधे रिपोर्टिंग बिल्कुल एक्सेप्टिंग हो जाएगा, वो मार्क्स अपने आप देंगे। हेलो सर, हाँ मैं जी। हेलो सर से बोल रही तो हूँ। सर नमस्कार। हाँ जी। सर मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसे हमारे यहाँ पर
1 अप्रैल 2022 से 26 जुलाई 2022 तक 90 दिन से ज्यादा का टाइम हो रहा है, प्रभारी प्राचार्य रहे हैं। और 27 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक प्रिंसिपल मतलब प्रॉपर प्रिंसिपल सर आ गए हैं। तो मुझे ये पूछना है, तो जो अब प्रभारी प्राचार्य थे अब उनके पास प्रभार तो नहीं रहा, अब वो दोबारा से असिस्टेंट प्रोफेसर ही हैं कॉलेज में, तो हम क्या 2 बैच आईडीज क्रिएट करेंगे? हाँ मैम, ये तो आप करना पड़ेगा। हाँ, ये देखिए मैम, ये तो रूल की बात है कि क्या वो आपके एज एन रिपोर्टिंग या जो भी ऑफिसर है वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अगर रहेंगे तो हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, नहीं रहेंगे तो मत कीजिए। मैडम तो जिस रूल ड्यूरेशन में, चाहे वो प्रभार में रहे हो चाहे किसी रूप में रहे हो, यदि वो आपके 90 दिन प्रिंसिपल रहे हैं और वो ड्यूरेशन में वो रिपोर्टिंग का काम किया उन्होंने, तो आप बैच आईडी क्रिएट करेंगे। क्यों मुकेश जी? बिल्कुल सर, मैं वही कह रहा हूँ, वो रूल के अकॉर्डिंग आपको करना है। मैं तो सिर्फ आपको टेक्निकल बता रहा हूँ कि कैसे आपने उसको सिस्टम में इंसर्ट करना है, हेलो, है ना, फीड करना है। एक्सक्यूज मी सर। हेलो सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बस मैं सेल्फ डिक्लेरेशन वाला पार्ट आपको एक बार जरा मुकेश जी को कंप्लीट कर लेने दीजिए। हाँ, फिर उसके बाद आप लोग पूछिएगा, ठीक है? तो मैं एक बार आपको सेल्फ डिक्लेरेशन वाला दिखा दूं कि आप क्या करते हैं। एम्प्लॉय से लॉगिन करेंगे, एम्प्लॉय से लॉगिन करने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, अपना आईपीआर भरना है। जो राजीव सर का दूसरा क्वेश्चन था कि लोग कह रहे हैं हमें मतलब आईपीआर भरने में बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत ही सिंपल है। बस उसका लॉजिक आपको समझना है कि आप आईपीआर किस कंडीशन में भर सकते हैं। आप एसीआर में गए, आईपीआर फाइलिंग में गए, ठीक है, आपने सिलेक्ट किया जैसे आपका जो भी साल है, मैंने 21-22 सिलेक्ट कर लिया। सबसे पहले ये आपसे पूछता है क्या आपने 31 मार्च 2022 तक कोई संपत्ति अर्जित की है, यस और नो। तो आपको ये बताना है हाँ या ना कि मैंने की है कि नहीं है। नो करेंगे तो सिंपल सेव का बटन दे देगा। अब मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद शो रिपोर्ट करूंगा तो ये दिखा देगा कि संपत्ति अर्जित नहीं की है। अब मान लीजिए मैं करता हूं कि नहीं। अब देखिए क्या है ना, सबमिट का जो बटन है, सबमिट का बटन, ये आपको तब तक नहीं दबाना है जब तक आपने अपनी सारी एंट्रीज ना कर ली हो। तो देखने के बाद आपको ये दिखाओ कि ये बिल्कुल सही भरा गया कि नहीं, तब तक सबमिट नहीं दबाएंगे। सबमिट का बटन शो रिपोर्ट देखने के बाद जब आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक होगी, एक चीज सारी सही होगी, तब सबमिट दबाएंगे। आप लोग क्या कर रहे हैं, सेव के बाद सबमिट दबा दे रहे हैं, फिर आप एडिट नहीं कर सकते। सबमिट मतलब है वो डाटा लॉक हो गया, अब आप उसे एडिट नहीं कर सकते, ना हम ना आप। तो सबमिट का बटन सबसे लास्ट में दबाना है जब आप अपना डेटा सेव करने के बाद शो रिपोर्ट करेंगे। शो रिपोर्ट इसलिए ताकि आप प्रीव्यू कर सके कि आपने जो भरा है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर इसमें एक प्रॉब्लम और है सर, अगर सबमिट हो गया हो, सबमिट हो गया हो तो फिर उसके बाद कोई चांस नहीं एडिट करने का। तो चूंकि कंफ्यूजन में हुआ है, कंफ्यूजन में इसलिए हुआ है क्योंकि 31 मार्च 2023 तक अगर कह रहे हैं कि कोई लिया है कि नहीं लिया, तो पिछले और अब में ये मतलब पूरा लाइफ लॉन्ग की बात कर रहे हैं या पर्टिकुलर ईयर की? पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहे हैं सर, क्योंकि बाकी तो आप ऑलरेडी अपनी एसीआर में दे चुके हैं। पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल ईयर आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं कि इसमें लिया है कि नहीं लिया। तो थोड़ा सा बैक करिए तो आपको दिखाते हैं वहाँ कहाँ कंफ्यूजन है, उसको जरा और क्लियर कर दीजिए। सर सेम है अगर एक मिनट पहले सर बात देखिए, एक बार मुकेश जी को दिखा लेने दीजिए। जस्ट मिनट सर। 31 क्या आपने 31 मार्च 2024 तक कोई संपत्ति अर्जित की है? जी। यहाँ अगर यस कर रहे हैं तो संपत्ति ऐड न्यू सेम एज लास्ट ईयर, सेम एज लास्ट ईयर का टैब क्यों लगा हुआ है? अगर सेम एज ये लास्ट सर इसलिए इस बार इसलिए लगाया गया है, मान लीजिए कि आपने 22-23 में कोई करी है, ठीक है, और आप उसमें उसी को दिखाना चाह रहे हैं, दर्शाना चाह रहे हैं। नहीं, उसको कैसे दिखाएं? तो वो तो हो गई ना पिछले साल की। सर इसमें क्या है ना, हम लोगों को तो जो आती है रिक्वेस्ट हम उसको सॉफ्टवेयर में अमेंड करते रहते हैं, आपको नहीं है। ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ना। सेम एज लास्ट ईयर अगर आपने डाला तो हमें भरना पड़ जाएगा पूरा, और अगर नो कर दिया तो मतलब इस साल हमने कुछ नहीं खरीदा, पिछला ही है। ठीक है, तो इसमें मैं एक बार कर दूंगा सर से बात। मुकेश जी, मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कह सकता हूँ जी। जब यहाँ पे सर यस करने के बाद भी यदि मान लीजिए कोई नया लिया हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यदि आपने वो सही है, सर का क्वेश्चन सही है दीपक सर, सर का क्वेश्चन सही है, बात सही है, बात सही है।
अगर आप नो करना चाह रहे हैं तो आप सेम एज लास्ट ईयर क्लिक ही नहीं होना चाहिए। मैं ना? बिल्कुल बात सही है, मैं उसकी कह रहा हूँ कि यदि मान लीजिए कर दिया और सेम एज लास्ट ईयर भी कर देंगे तो उसमें वही जो पुराना डाटा है आपका शो करेगा जो बिल्कुल पिछले साल सर आपने करेगा, भरा। जी नहीं कोई जी दिक्कत नहीं नहीं है। दीपक जी शो नहीं कर रहा, उसमें ऐड करना सर पड़ रहा है उसकी सर वैल्यू। मैंने इसीलिए प्रिंट निकाला, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने भी किया वो- इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने भी अच्छा। किया था उसमें सर पांडे सर वैल्यू ऐड नमस्कार। करनी पड़ रही। सर इसमें मेरा एक फीडबैक है, ये जो अगर सेम मैच करेंगे तो जो वर्तमान मूल्य है, अनुमानित मूल्य, वो तो दोबारा नया दिखाना पड़ेगा ना। अनुमानित यस वेरी राइट। रखा है तो वो तो दिखाना पड़ेगा, सेम मैच करके भी उसमें बढ़ा के दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से, अगर नो कर दिया तो हाँ, वो लास्ट ईयर की सिस्टम की आवश्यकता बात है। नहीं, इसे डिलीट मारें, लोगों को कंफ्यूजन होएगा इससे। ठीक है सर, मैं वही कह रहा हूँ, इस वाले ऑप्शन को मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। जी जी मैं आप ये मान के चलिए, आप ये कि सेम एज लास्ट ईयर है ही नहीं, आपसे सिर्फ हम ये पूछ रहे हैं कि आपने अर्जित की है यस और नो, बस। ना फिर वही आप इस ऑप्शन को या तो अगर हटाइए यस कर या दिया नो तो हटा दीजिए, क्यों नहीं आ रहा है? या जी, तो जी। नो हटा दीजिए या ऐसा है जी मुकेश जी ऐसा है ना, जो ये इसमें जो चर्चा हो रही है ना, मेरा तो ये मानना है जब तक आप डिस्कस करेंगे उसको फ्रीज कर दीजिए तब तक, जब तक ये लोग क्लियर ना सर करें। प्लीज ऐसा नहीं है ना सर, कैसे भर दें? अब रिक्वायरमेंट। किसी ने भर दिया वो एडिट नहीं यस कर हो सकता, गया दिक्कत है। ये है ना। सर मैं क्या कंप्लीट करूं? नहीं हो रहा है। जी जी हेलो, मैं कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। देखिए सर, मैं क्या कह रहा हूँ, सॉफ्टवेयर में कोई भी चेंजेस मेरे कहने पे नहीं होते ना, हम रिक्वेस्ट के कहने पे चलते हैं। आप या तो आपके डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट लेटर है, जैसे औरों की तरफ से आई होगी तब ये जोड़ा गया होगा, है ना। मेरे को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव उनसे बात करनी होगी, उसके बाद हम इसे डिसेबल कर पाएंगे। मेरा ये कहना है कि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको यस और नो पे कंसंट्रेट करना है कि आपने ली है कि नहीं ली है। बस आप नो कीजिए और सेव करिए अगर नहीं ली है। ठीक है कोई दिक्कत होगी तो मैं हूँ बस। ठीक है, लेकिन यस कर देंगे हेलो तो नमस्कार सर। यस करेंगे तो आपको भरना पड़ेगा सर। हाँ, तो वो ऐड नहीं हो रहा ना, वो सेव नहीं हो रहा है। ये सर देखिए ये है, अब मैं इसमें कुछ भी भर दूं। ये जो दे रहे हैं अनुमति, आप इसको सेव कर हाँ रुकिए, मैं सेव करके दिखा रहा हूँ सर। जो है मुंह बंद करने के लिए नीचे तो दे देंगे, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हर अवकाश से कोई शब्द नहीं है, ऑनलाइन नहीं है, ये ऑनलाइन की सर्टिफिकेट ना इन्होंने, ये जो है ये अनुमति है नहीं। हम तेरा नाम तो लगे थे, हम तुम वो तो मैं प्राइवेट करेंगे फॉरवर्ड करेंगे जब मेल आपने तो भेज सेव हो सर। अब मैं इसे शो करूंगा तो ये जो मैंने बनाए उन्हें कैसे आ जाएगा? सर हमारे यहाँ ये सेव नहीं हो रहा है, कोई मैसेज दे रहा है, एरर दे रहा है? कोई मैसेज नहीं दे रहा। वो उसको फिर वो सर आपका या तो नेटवर्क या स्लोनेस का इशू हो सकता है, ठीक है सर। हो सकता है। हाँ ये हो सकता है। अगर आपका सेव करने पे कोई मैसेज आ रहा है या कोई वो आ रहा है तो आप स्क्रीनशॉट दीपक पांडे सर को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। वरना इसमें ऐसा होता नहीं है, सेव करेंगे तो होगा सर, ठीक है। अच्छा ओके सर एक बार दूसरे पार्ट में चलूं। अच्छा सब एक सवाल मेरा भी है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रुद्रप्रयाग से। एक बार सर एक बार मुकेश जी को कंप्लीट कर लेने देते हैं, फिर एक एक करके इश्यूज ले लेंगे, फिर अदरवाइज वो अपनी बात नहीं कर पाएंगे और बहुत सारे इश्यूज हो सकता है कि उसी समाधान हो जाए। ठीक है, हम आगे बाकी लोगों से आईपीआर की बात, मेरा सिर्फ एक पॉइंट है आईपीआर में जो मेन सबसे कंसर्न है कि सबमिट का बटन तभी दबाएं उसके बाद आप शो रिपोर्ट देख के कर ले कि हमने सही आ गया है, तभी सबमिट का बटन दबाएं। नहीं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सबमिट सबसे लास्ट पे दबाएंगे, सेव डेटा के बाद शो रिपोर्ट करेंगे, देख लेंगे सब सही है तब सबमिट करेंगे। अच्छा मुकेश जी, जैसे पांडे सर ने भी कहा था ना, राकेश पांडे सर ने, कि मान लीजिए गलती से किसी ने सबमिट कर दिया है तो क्या उसका कोई ऑप्शन है एडिट करने का या फिर उसको एडिटेबल नहीं है, बट आप सपोर्ट में या उसमें रीच कर सकते हैं। जैसा मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ भी चेंज करने के लिए सॉफ्टवेयर में आपको एक रिक्वेस्ट लेटर या वो भेजना पड़ता है, तब एडमिनिस्ट्रेटिव से हम कंसर्न कर पाते हैं। तो ये तो इंडिविजुअल भेजेंगे ना, ये तो हाँ इंडिविजुअल भेजेंगे। मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ, सेल्फ डिक्लेरेशन। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज जरा सुन लीजिए ध्यान से, अदरवाइज समस्या आप लोगों को आती है, फिर फर्दर आप लोग परेशान होते हैं।
एक बार प्लीज मुकेश जी को सुन लीजिए। देखिए जैसा कि मैंने मुकेश पहले जी, भी बताया था, एक क्वेश्चन था मुकेश जी, एक क्वेश्चन था आपसे। तो ले लीजिए ना। सुन लीजिए सर, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। जी जी। मुकेश जी, क्या आईपीआर में साइन करना होगा? नहीं सर, आईपीआर में अभी साइन नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। जी, एसीआर में आप सेल्फ डिक्लेरेशन में जाएंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन में आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका है, आपका बैच आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपको आपका बैच यहाँ नहीं दिखता है फाइनेंशियल ईयर में, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एसीआर के अंदर स्टेटस रिपोर्ट में जाएंगे। स्टेटस रिपोर्ट में आप अपना स्टेटस देखेंगे, उस बैच का स्टेटस क्या है। अगर आपका बैच का स्टेटस फॉरवर्डेड टू एम्प्लॉय है, तभी आपको सेल्फ डिक्लेरेशन के अंदर आपका बैच दिखाई देगा। तो सबसे पहले आप अपना स्टेटस रिपोर्ट चेक करेंगे कि स्टेटस रिपोर्ट में आपका स्टेटस फॉरवर्ड टू एम्प्लॉय आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है, उसके बाद ही आपका बैच यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपका बैच यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, तो यानी कि आपका किसी और स्टेज पे कंफर्म कर सकते हैं कि आपका बैच कहाँ पे पेंडिंग है। फिर बात आई कि अगर आप ये देखते हैं सेक्शन 1 में कोई भी चीज आपके बैच में गलत भरी गई है, तो आप इसे रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये बिल्कुल सही है तो आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने पे आपने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी की समरी भरनी है, डेट वाइज। अपने टास्क जो भी आपने परफॉर्म किए उन्हें भरना है, और 300 वर्ड में जो आपने पिछले साल, ये सब आपको पता ही है, वो भरना है। जैसे ही आप अपना आईपीआर सबमिट कर देंगे, ऑटोमेटिकली यस हो जाएगा और यहाँ पे डेट आ जाएगी। बाकी चीजें आपने यस नो आपको पता ही है। मेडिकल चेकअप किया है तो यस करेंगे, अपलोड करेंगे। नो किया है तो रिमार्क लिख देंगे। अचीवमेंट कुछ किया है, यस करेंगे, अपलोड करेंगे। नो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सेल्फ डिक्लेरेशन में दो ही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कैसे अपने सेल्फ डिक्लेरेशन का स्टेटस देखें और कैसे उसे रिटर्न करें या उसको एडिट करें। ये आपके 2 पॉइंट है सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन में। जब आप सेल्फ डिक्लेरेशन भर देंगे, तब आप जाएंगे एसीआर ई साइन में। एसीआर ई साइन में आप तभी जा पाएंगे, तभी आपकी यहाँ पे रो आगे आएगी जब आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। ठीक है, अब कोई आपका सवाल है तो बताइए। जी सर, मैं एक पूछना चाह रहा हूँ। सर नमस्कार। और हेलो, राहट से मैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रुद्रप्रयाग से। मेरा सर ये सवाल है कि प्राचार्यों का बैच आईडी कौन क्रिएट करेगा? सर वो तो जाना है। सर मैं कुछ बोल सकता हूँ? सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, बताएं। सर मैं ये कह रहा था, एक बहुत बेसिक सवाल मैं पूछ रहा हूँ। मेरी क्वेरी है कि आईपीआर पहले या बैच क्रिएशन पहले? फर्स्ट स्टेज पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, बैच क्रिएशन करेंगे, जो कि ऑपरेटर लेवल से होगा। फिर जब वो आपके सेल्फ डिक्लेरेशन यानी एम्प्लॉय के पार्ट पे आ जाएगा, तब आपको आईपीआर पहले भरना है, सेल्फ डिक्लेरेशन से पहले। ठीक क्लियर हो गया, अब मैं समझ गया हूँ। पहले हमको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था कि पहले आईपीआर उसके बाद क्रिएशन। ठीक है सर, थैंक यू। सेल्फ डिक्लेरेशन। जी जी सर नमस्कार। सर ये जो ई साइन करना है वर्क फ्लो से पहले, ये ऑपरेटर आईडी से होगा या सर ऑफिसर आईडी से होगा? ऑपरेटर आईडी से होगा। आपने अगर पिछले साल क्रिएट करे ई साइन कौन है? ओके, एक छोटा सा सवाल मेरा भी है। जी थैंक यू सर। प्राचार्यों की बैच आईडी कौन क्रिएट करेगा? प्रोसेस को एक बार और सर आपकी बैच आईडी आपके पिछले बार जैसे डीडीओ से क्रिएट करिए, तो डीडीओ ही क्रिएट करेंगे। आप डीडीओ से क्रिएट करा सकते हैं। नहीं, मैं स्वयं प्राचार्य हूं, तो मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं। बिल्कुल, आप अपनी आईडी से लॉगिन करके एज अ डीडीओ रोल सिलेक्ट करके ऑपरेटर का वहां से कर सकते हैं। ओके सर। उसमें सर क्रिएट आप ही करेंगे, डिटेल आप ही भरेंगे। रिपोर्टिंग उसमें जो डायरेक्टर हैं और जो उसमें रिव्यूइंग है एडिशनल सेक्रेटरी और एक्सेप्टिंग जो है सेक्रेटरी, वो आप फिल कर लेंगे, जो कि निदेशालय से पत्र गया उसके अनुसार। बैच आईडी आप स्वयं क्रिएट करेंगे। सर मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज देवप्रयाग से कर रहा हूँ। प्रॉब्लम आ रही है सर, मेरी आवाज आ रही है सर? एक एक करके बात करें, शायद ज्यादा देवप्रयाग से क्या बोल रहे थे? आईपीआर में प्रॉब्लम आ रही है कि हाँ बताइए, क्या प्रॉब्लम आ रही है आईपीआर में? आईपीआर में जी बताइए सर, क्या प्रॉब्लम आ रही है?
सर नहीं आई, मैं भी देवप्रयाग सर से हूँ, नहीं आई। आईपीआर में प्रॉब्लम आ रही है कि ऊपर जो सेशन आ रहा है 2023-24 आ रहा है, उसमें नहीं तो तो सर वो सबमिशन ड्रॉप का डाउन ऑप्शन है, दे ये रहा है, देखिए ये लेकिन मैं आपको 22-23 स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप देखिएगा, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये स्क्रीन विजिबल है, आपको दिख रही है स्क्रीन? ये देखिए, जब आप आईपीआर में जाएंगे ना तो ये करने की बात क्लियर है। सर 22-23 में डायरेक्टली शो रिपोर्ट दिखा रहा है इंस्टीट ऑफ एडिट करने के। हाँ ये तो प्रॉब्लम इसलिए है दिखा सर रहे उसका। क्योंकि आपने उसे सबमिट कर दिया ना मैडम। नहीं सर नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब फर्स्टली ही शो रिपोर्ट दिखा रहा है, ऑप्शन ही नहीं नहीं दिखा मैम रहा है ऐसा सर नहीं, सही। देखो ये है ना, जैसे मैंने कोई भी देखो मैं दोबारा पेज लोगों ने ओपन रिपोर्ट करता किया है देवप्रयाग कॉलेज में ना, एक ने नहीं, काफी लोगों ने ये चीज की है कि डायरेक्टली शो हूँ रिपोर्ट दिखा रहा मैम, क्योंकि काफी लोग वो सबमिट कर चुके हैं। वो हो सकता है गलती से पिछले साल ही आपने 22-23 का भर दिया हो। वो मैं ये नहीं कहना चाह रहा सर कि पिछले साल भरा हो, वो डेट वेट भी सब हमारे पास लॉग रहता है, मैं वो बता सकता हूँ, पर मैं कह रहा हूँ ये उन्होंने सबमिट कर दिया है इसलिए हुआ है। देखिए मैंने अभी 23-24 का भरा था ना, ये मैंने भरा हुआ है, ठीक है, मैं शो रिपोर्ट करूंगा, 1 मिनट मैम बस एक बार देखिएगा, देखिएगा मैंने ये भरा हुआ ये आ रहा ना, अब मैं इसे सबमिट कर देता हूँ, ठीक है, ये सबमिट हो जाएगा, सबमिट हो गया। अब मैं जब दोबारा आऊंगा इस पेज में तो ये मेरे को सिर्फ शो का ही देगा और कुछ नहीं देगा, क्योंकि मैं सबमिट कर चुका हूं। वो समझ रहे हैं सर। अब मैं दूसरा फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करूंगा तो सबमिट का अपना आ जाएगा, क्योंकि मैंने उसे सबमिट नहीं किया है। सर अगर किसी को रिवर्ट करना हो, नील के केस में तो कोई इश्यू नहीं होगा क्रिएट इस केस में, लेकिन अगर हाँ जी अगर रिवर्ट करना चाहते हैं उसके लिए आप सपोर्ट में रेस करिए प्रॉब्लम कि हम, क्योंकि हमारा सबमिट का मतलब है लॉक होना। अब आप एक स्टेज पे जाके तो डेटा को लॉक करवाएंगे ना। अगर जी सर एक चीज, जैसे अगर मल्टीपल लोगों का ये प्रॉब्लम है तो हम कंबाइंड कर सकते हैं इन्हें। हाँ आप कंबाइन कर सकते हैं, मल्टीपल लोगों की एक साथ भेजिए कि इतने लोगों की ये रहता है। श्योर सर, ओके सर। जी 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 सर ये 22-23 का भरना है या 23-24 का भरना है 31 मार्च तक? 22-23 का आपका फाइनेंशियल ईयर जो बैच सिलेक्ट हो रहा है उसी वाले फाइनेंशियल ईयर का आपको भरना है, जो आपका बैच बना है जिस फाइनेंशियल ईयर का। सर बैच क्रिएट के टाइम पे ट्रेनिंग और उसकी सीएल की इंफॉर्मेशन हमें को फीड करनी है या एम्प्लॉय खुद करेगा अपने आप? नहीं सर, ये जो बैच क्रिएट करा उन्हीं को करनी है सर, ये बैच क्रिएशन पे है। थैंक यू सर। जी नमस्कार सर। सर एक प्रॉब्लम आ रही है सर। जी जी सर मैं द्वाराट से बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जैसे हमारे पहले डीडीओ द्वाराट के थे जी, अब जो उसके बाद फिर निदेशालय के थे, तो हम इसको किसमें अदर डीडीओ में बनाएंगे या सेम डीडीओ में? देखिए सर, अगर वो एम्प्लॉय 22-23 में आप क्या थे, अब फिर वो चले गए कहीं और। नहीं सर, एम्प्लॉय मैं सेम बात कर रहा हूँ। हाँ इन केस जी। में पहले द्वाराट था, द्वाराट मेरे डीडीओ द्वाराट के थे। जी जी। उसके बाद डायरेक्ट फिर उसके बाद अब मेरे डायरेक्टर साहब डीडीओ हैं, उसके बाद मैं अब नेक्स्ट प्रिंसिपल थर्ड इसे के अंडर हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ हम उसको सेम डीडीओ में बनाएं या अदर डीडीओ में बनाएंगे? सर सेम डीडीओ का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप बैच उस डीडीओ से बना रहे हैं जहां से आप सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, जी सर, तब तो आप सेम डीडीओ सिलेक्ट करेंगे। बट बैच अगर आप उस डीडीओ से बना रहे हैं जहां से आप सैलरी ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तब आप अदर सिलेक्ट करेंगे। ये उसका कॉन्सेप्ट है। ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो सर। नमस्ते। हेलो नमस्कार सर। सर मेरा एक क्वेरी है। हेलो नमस्कार सर, बताएं। प्लीज यदि हैंड्स रेज करिए आप ना, कोई इशू तो हैंड रेज कर लीजिए। हेलो सर। हाँ गणेश चंद जी बताइए प्लीज। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार गणेश जी बताइए। सर इसमें आईपीआर मैंने भरी थी, डीडीसी पावर से बोल रहा हूँ सर। मैं ये आईपीआर भरी थी तो पहले इसमें गलती से 23-24 सेशन भर दिया, लेकिन 22-23 भरना था तो सबमिट भी हो गया हो, लेकिन वो बाद में उसमें सही दिखा रहा है। लेकिन इसका सॉल्यूशन कैसे होगा सर? वो 22-23 हेलो हाँ 1 मिनट होल्ड करिए। किनका? अभी नहीं, शीतल आएगी तब भेज। कोई बात नहीं, ये टाइम है। ठीक नमस्कार। हेलो ठीक हेलो सर नमस्कार सर, मैं मालदन चौक डिग्री कॉलेज से बात कर रहा हूँ। चाले नहीं, आप मिला नहीं।
ठीक है मैं अभी इसको कंक्लूड करते हैं। और जरा ना एक बार ऑफलाइन वाला भी ना, ऑफलाइन कैसे क्रिएट करना मेरा है भी उसका क्वेश्चन क्या है। दिखा दीजिए, क्योंकि लग रहा है ना कि बैच हेलो कैसे क्रिएट करना है, उसका पीडीएफ लेना है, वो कैसे करना है वो दिखा दीजिए। दीपक एक थोड़ा सा इंटरवेंशन है प्लीज। हाँ जी प्लीज। बताइए जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो डायरेक्टरेट से आप लोगों ने लेटर भेजा है हमें, उसमें 22-23 के लिए फुल टाइम के लिए डायरेक्टर साहब का ही नाम भेज रखा है, उनकी एम्प्लॉय आईडी भेज रखी है, राइट? सर वो डायरेक्टरेट से भेज देंगे रेक्टिफाई करके। हाँ, तो चूंकि अब उसके हिसाब से कुछ की बैच आईडी क्रिएट हो गई, तो उसको डिलीट भी मारना पड़ेगा, उसका थोड़ा सा देखना पड़ेगा कैसे होगा। हाँ उसको डिलीट कर दीजिएगा, एडिट कर दीजिएगा सर, जो मैं उसमें डिलीट देख करना रहा हो हूँ डिलीट कर दीजिएगा। हाँ, नहीं हो रहा ना, वो व्यू एसीआर में जा रहा हूँ तो सीधे प्रिंट दिखा रहा है उसका, ऑपरेटर आईडी पे जब जा रहा हूँ। ठीक है। हेलो जी मनोज जी। नमस्कार। हाँ सर आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज सर, एक मिनट जरा रुक जाइए। मुकेश जी से मैंने रिक्वेस्ट किया है कि जो ऑफलाइन जो क्रिएट करना है वो एक बार ऑफलाइन क्रिएट करके बता देंगे कि कैसे उसका पीडीएफ जनरेट करना है, क्या करना है, तो एक बार वो देख लीजिए, फिर उसके बाद कुछ इश्यूज होंगे तो हम टेकअप कर लेते हैं। ठीक है प्लीज मुकेश जी। हाँ सर मैं बता रहा हूँ। इसमें सर आप देखिएगा, जैसे आप एसीआर बैच तो आप सभी लोग क्रिएट कर रहे हैं ना, मोस्टली मेरे को ये पता है कि आप लोगों को बैच क्रिएट करने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही। आपको दिक्कत क्या आ रही है कि कैसे उसे एडिट करा जाए, कैसे उसे डिलीट करा जाए, कैसे उसे रिटर्न करा जाए अगर कोई गलती हो गई, तो इन चीजों पे आपको लोगों को दिक्कत आ रही है ना। तो मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था कि सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपको कोई भी बैच को एडिट करना है, डिलीट करना है, तो सबसे पहले उसका स्टेटस देखेंगे कि वो एक्चुअली है कहाँ पे पेंडिंग। अगर वो आपकी स्टेज पे पेंडिंग ही नहीं होगा तो आप उसे डिलीट या एडिट कैसे करेंगे। तो कोई भी बैच है, मान लीजिए मेरे को एक बैच एडिट करना है, तो मैं सबसे पहले स्टेटस रिपोर्ट में जाऊंगा, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा फाइनेंशियल ईयर, शो रिपोर्ट करूंगा। अब मैं सर्च करूंगा इस एम्प्लॉय को कि इसका बैच कहाँ पे है। अब मैंने जैसे किया तो देखा तो ये आ रहा फॉरवर्डेड टू एम्प्लॉय, है ना। तो फॉरवर्डेड टू एम्प्लॉय का मतलब है वो मेरे स्टेज से आगे बढ़ चुका है। अब मैं उसे ना एडिट कर सकता हूँ ना डिलीट कर सकता हूँ। तो आपको क्या करना होगा, उस एम्प्लॉय को कांटेक्ट करके बोलना होगा कि इसे अपने स्तर से रिटर्न करिए। बट मान लीजिए अगर उसका आ रहा है डिक्लेरेशन सबमिटेड बाय एम्प्लॉय, तो यानी कि ये एम्प्लॉय से भी आगे बढ़ चुका है। अब दिखा रहा होगा रिपोर्टिंग पे, अब आपको रिपोर्टिंग को बोलना होगा। हमारे केस में ये फॉरवर्डेड टू एम्प्लॉय या क्या कहते हैं सबमिटेड बाय एम्प्लॉय ये नहीं आ रहा, सीधे प्रिंट का ऑप्शन आ जा रहा है, उसमें कुछ नहीं, बैच क्रिएटेड आ रहा है बस। स्टेटस तो आ रहा होगा, ये स्टेटस रिपोर्ट स्टेटस आ रहा है, बैच क्रिएटेड बाय डिपार्टमेंट आ रहा है ना, बैच क्रिएटेड बाय डिपार्टमेंट बस जी। बैच क्रिएटेड बाय डिपार्टमेंट जो आ रहा है उसके लिए आप एसीआर में जाएंगे, एसीआर बैच क्रिएशन में जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, एम्प्लॉय को डालेंगे, तो जिनका बैच क्रिएट हो रहा होगा, मतलब जिनका स्टेटस आ रहा होगा, तो यहाँ पे उसकी बैच आईडी आ रही होगी। हाँ उस आईडी को आप सिलेक्ट करेंगे और ये डिलीट के बटन में डिलीट कर देंगे, या जो भी आपको एडिट करना है वो एडिट कर लेंगे। अच्छा, अभी ये फॉरवर्ड नहीं हुई है, केवल बैच फॉरवर्ड नहीं हुई है, तो आपको ये देखना है, ठीक है सर। अब दूसरा ये भी कंफर्म करना है कि आपने उसे ई साइन ना किया हो। अगर ई साइन कर दिया होगा ना तो भी आप इसे वो नहीं कर पाएंगे एडिट। और ई साइन कैसे देखेंगे, आप जाएंगे एचआरएमएस में, एसीआर के अंदर एसीआर ई साइन में, एसीआर ई साइन में आपने 21-22 जैसे 22 मैंने सिलेक्ट करा, ठीक है। यहाँ पे आप क्रिएटेड बाय डिपार्टमेंट, मैंने व्यू एसीआर करा। अगर यहाँ पे प्रोसीड टू ई साइन बटन आ रहा है और यहाँ पे सिग्नेचर नहीं आ रहे टॉप पे, आपने ई साइन नहीं किया है। अच्छा ठीक। बस अगर यहाँ पे ई साइन आ रहा है बना हुआ, यहाँ पे आ रहा है फॉरवर्ड, तो यानी कि आपने ई साइन कर दिया है, अब आपको इसे फॉरवर्ड करना ही पड़ेगा। जी 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 ठीक। एम्प्लॉय वहां से रिटर्न करे। जी जी को कंटिन्यू करके आप साइन होने सर आप वो कंटिन्यू कर दीजिए जहां पर छोड़ा था। सर ई साइन का प्रोसीजर बता दीजिए, ई साइन कैसे होगा। ये देखिए सिंपल सा है, आप एचआरएमएस में गए, एसीआर में गए, एसीआर ई साइन में गए, एसीआर ई साइन में आपने ईयर सिलेक्ट किया, व्यू एसीआर किया, प्रोसीड टू ई साइन किया, ओके किया। प्रोसीड टू ई साइन करने के बाद मैंने ओटीपी डाला, प्रोसीड किया, ठीक है।
यहाँ पे मैंने अपना आधार नंबर पुट करूंगा, यहाँ आधार ओटीपी क्लिक रखूंगा, गेट ओटीपी करूंगा। सर ये एक स्क्रीनशॉट मैंने पांडे जी को भेजा है, ये फिर भी ऐड नहीं हो रहा है। ये ओटीपी मैंने पुट किया, डिक्लेरेशन मैंने क्लिक किया, सबमिट किया, सबमिट होने के बाद सेंड एनीवे किया, और ये बैच आपका ई साइन हो गया। पांडे जी को मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है एक। या रिजेक्ट, ठीक है। अगर आप बैच को आप देखें, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, ये किस एम्प्लॉय का बैच था, मैंने इसको बैच क्रिएट किया था। अब मैं इसे क्या करूंगा, एडिट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये क्या है, ई साइन हो चुका है। ठीक है, ये तो इनका है पहले जो मैंने पहले बनाया था। ठीक है, अब आप इसे अगर डिलीट करेंगे तो डिलीट नहीं होगा क्योंकि ई साइन है। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसे रिजेक्ट करना पड़ेगा। ये आप यहाँ से रिजेक्ट कर देंगे ई साइन, तो ये ई साइन देखेंगे इस बार हट जाएगा, यहाँ से गया, दोबारा प्रोसीड टू ई साइन आने लग गया। अब आप उसे डिलीट कर सकते हैं। अब एक बात जो दीपक सर कह रहे थे वो मैं बता देता हूँ। एचआरएमएस में एसीआर के अंदर आप बैच क्रिएशन में गए सर, आपने क्या करना है कि अगर आप जो ऑफलाइन वाला है वो मैं एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ। ऐसे एम्प्लॉय जो सिस्टम से बाहर जा चुके हैं, चाहे वो कोई भी कारण हो, रिटायर हो गए हो, डेथ हो गई हो, डेपुटेशन में बाहर चले गए, जो आईएफएमएस में लॉगिन करके अपना मंतव्य नहीं भरेंगे, उन्हें आप यहाँ पे ऑफलाइन करेंगे। रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग, एक्सेप्टिंग कोई भी हो तीनों में से। ऑफलाइन में जो आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो मैंडेटरी नहीं है, आप डाले ना डाले आपकी इच्छा है। एक बार आपने ऑफलाइन कर दिया, आपने बैच को ई साइन कर दिया, एम्प्लॉय के पास चले गया, एम्प्लॉय ने उसे अपना सेल्फ डिक्लेरेशन भर दिया। उसके बाद जब ये इस स्टेज पे आएगा जहां पे आपने ऑफलाइन कर रखा है, तब आपको दोबारा एचआरएमएस में एसीआर के अंदर एसीआर ऑफलाइन अप्रूवल में जाना है। एसीआर ऑफलाइन अप्रूवल में जाके आपने वो बैच सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करने अपलोड का ऑप्शन आएगा, अपलोड कर देना ऑफलाइन वाला। हेलो, ठीक है सर। ऐसा में नई प्रॉपर्टी ऐड नहीं हो रही है। अब ऐड नहीं होगी क्योंकि आप उसे ऑलरेडी सबमिटेड कर चुके होंगे। नहीं किए हैं सर। तो कोई मैसेज आ रहा है, कोई एरर आ रहा है? स्क्रीनशॉट वो दीपक जी को भेजा है। तो दीपक जी मेरे को शेयर कर देंगे सर, मैं उनको बता दूंगा, वो आपको बता देंगे। ठीक है सर। ओके ओके ठीक। नमस्कार सर, मैं मीठी बेरी से बोल रहा अच्छा, हूँ। नमस्कार। जो आपने जहाँ पर छोड़ा था हेलो। ना बैक मुकेश जी, हाँ आपको जी। स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया मैंने। ठीक है सर। हेलो, बरमोला सर ने भेजा। थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा कि टाइम के अभाव के कारण मुझे थोड़ा सा आपको इजाजत देनी पड़ेगी। ठीक है सर, आप इजाजत दीजिएगा। किसी भी ऐसा लेके डिपार्टमेंट से अभी उसके बाद अभी एक बार जो मुकेश जी ने बताया उसके हिसाब से बैच आईडी क्रिएट करते हैं, और यदि कुछ तकनीकी समस्या आती है तो उसके बारे में फिर इनको अवगत करा देंगे और रिक्वेस्ट करेंगे फर्दर किसी छुट्टी के दिन जो हमें समय मिल पाए 2-3 घंटे का, तो एक एक इश्यूज हम टेकअप कर लेंगे। अभी शायद मुकेश जी को कोई शासन में मीटिंग में है। एक क्वेश्चन है गवर्नमेंट। मैं एक और चीज कहना चाहूंगा दीपक सर, जो आपने स्क्रीनशॉट शेयर किया है ना, उसमें देखेंगे सबमिट का बटन नहीं आ रहा है, यानी कि वो ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं, वरना सबमिट और सेव का बटन आता। शीतला क्षेत्र सेम वीडियो और अदर वीडियो एक बार बस बता दीजिए। ठीक है दीपक सर, फिर मुझे इजाजत दीजिएगा। थैंक यू। ठीक है मुकेश जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ मुकेश, सर, thank you. आप सभी को, मुकेश जी को कुछ शासन में आवश्यक मीटिंग में जाना था, इस कारण से उन्होंने परमिशन लिए कि हम आज हमें अलाउ करें। मैक्सिमम चीजें उन्होंने क्लेरिफाई कर दी मुझे लगता है, और हम बैच आईडी क्रिएट करते हैं। इन केस उसके बाद भी कुछ तकनीकी समस्या आती है तो उस तकनीकी समस्या से अवगत करा दीजिए, हम उनको फिर शेयर कर देंगे।
और रिक्वेस्ट करेंगे फर्दर यदि कि वो एक दिन हमें छुट्टी के दिन किसी दिन समय दे दें कि जो हम एक एक इश्यूज यदि टेकअप करना हो तो उसको कर लें। हाँ, लेकिन ये रिक्वेस्ट है कि कोई गलत बैच आईडी मत क्रिएट करिएगा, और जो निदेशालय से बैच आईडीज के संदर्भ में जो हमारे रिपोर्टिंग या रिव्यूइंग के संदर्भ में जो टाइम शेड्यूल के बारे में देना है तो निदेशालय से उसके बारे में आपको सूचना प्रेषित कर दी जाएगी। राजीव सर बैठे हुए वहां से वो भिजवा देंगे, तो सो दैट कि यदि आपने बैच आईडी पहले क्रिएट की है और उसमें वो टाइम स्लॉट मेंशन नहीं है तो अकॉर्डिंगली जो रेक्टिफाइड आपके पास जाएगा उसके हिसाब से कर लीजिएगा, जो पुरानी बैच आईडी उसको डिलीट कर दीजिएगा और उसके हिसाब से फिर हम बैच आईडी क्रिएट कर लेंगे। उन्होंने बताया कि जो आईएफएमएस के सिस्टम में नहीं है वो ऑफलाइन मोड से क्रिएट करेगा, जो आईएफएमएस के सिस्टम में है जो रिपोर्ट कर सकता है उसका ऑनलाइन मोड में क्रिएट करना है। यदि आप उसी जगह पे हैं जहां जिस डीडीओ से आपकी सैलरी आ रही है वहां सेम डीडीओ से आपका बैच आईडी क्रिएट होगा। इन केस किसी का ट्रांसफर हो गया है, वो डीडीओ अभी नहीं है, तो वो अदर डीडीओ से होगा। बाकी आईपीआर के बारे में उन्होंने बता दिया कि आपने पिछले सालों में गलती से, कई लोगों ने गलती से 22-23 भर दिया 21-22 की जगह, इस कारण से वो सिर्फ 100 रिपोर्ट कर रहा है और कोई रीजन नहीं है, तो उसको आप देख लीजिएगा। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप हेल्पलाइन में इशू रेज कर दीजिएगा। यदि आप बल्क में करना चाहते हैं या इंडिविजुअल करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा। ये चीजें हैं। बैच आईडी क्रिएट करने के बाद आईपीआर पे आपका डिक्लेरेशन करना है, फिर सेल्फ डिक्लेरेशन करना है, सबमिट करना है। कोई भी स्टेप, देखिए पिछले बार की जो ऑनलाइन एसीआर फाइलिंग में जो कुछ जगहों पे समस्याएं इसलिए आई हैं क्योंकि जो हमने स्टेप्स बताए जा रहे हैं आईएफएमएस के द्वारा या जो डाटा सेंटर के द्वारा, उन स्टेप्स को हमने फॉलो नहीं किया। इस कारण से कुछ इश्यूज आए या कहीं पेंडिंग दिखा रहा है। कई बार हमने सेल्फ डिक्लेरेशन भरा लेकिन सबमिट नहीं किया, कई बार वो सेल्फ डिक्लेरेशन के लेवल में पेंडिंग दिखा रहा है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे महाविद्यालयों में कार्मिक है उनको भी इसके बारे में अवगत करा दें कि जो भी इसकी प्रोसेस है, क्योंकि देखिए ये मैनुअल सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम है कंप्यूटर या डिजिटल सिस्टम है, सारा सब कुछ ऑनलाइन बेस्ड सिस्टम है। तो जब तक वो प्रोसेस पूरा नहीं करेंगे वो आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो प्रोसेस पूरा करें। यदि कहीं कोई तकनीकी दिक्कत आती है तो प्लीज वहां से भी रुक जाएं, क्लेरिफाई कर लें, तब आगे बढ़ें। बाकी शासन स्तर से हमने उनसे रिक्वेस्ट किया हुआ है कि 1 हफ्ते के लिए हमें वो बैच आईडी क्रिएट करने का समय दें जिससे कि आप लोग बैच आईडी क्रिएट कर सकें। तो मुझे लगता है कि बाकी चीजें मोस्टली कवर हो गई हैं। राजीव सर से रिक्वेस्ट करेंगे कुछ यदि आप सर कर सकते हैं। डॉक्टर पांडे जी, डॉक्टर दीपक पांडे। हाँ बताइए सर। हाँ सर नमस्कार। ऐसा मैं पुरोला से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ एक प्रशासनिक अधिकारी ट्रांसफर होके आए हैं मार्च में और प्रमोशन होके आए हैं, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी चौहान जी। तो वो इससे पहले नरेंद्र नगर थे 3 मार्च तक। तो उनका हम जो बैच क्रिएशन हम करेंगे या वो करेंगे, माने नरेंद्र नगर कॉलेज करेगा या यहाँ से होगा? अदर डीडीओ आप ही करेंगे ना, अदर डीडीओ करके ना। और उनका ड्यूरेशन अब फिर हम बाकी जो रिमेनिंग पीरियड है 27 दिन या 26, उसका हम दोबारा नया बैच बनाएंगे उनका। सर सैलरी अभी आपके यहाँ से निकल रही है ना सर? हाँ सैलरी तो यही। तो बैच आईडी आप क्रिएट करेंगे, अदर डीडीओ कर देंगे। रिपोर्टिंग में जो जिस समय जिस टाइम पीरियड में वो रिपोर्टिंग जो रहा होगा वो रिपोर्टिंग अफसर का उसमें मेंशन हो जाएगा, तो फिर वो उनके पास चला जाएगा प्रोसीड करके। यदि कोई रिटायर हो गया है तो ऑफलाइन मोड में क्रिएट कर देंगे उसको। अच्छा, उस समय उनका पदनाम, हाँ दीपक जी, उस समय उनका पदनाम उस समय का लिखा जाएगा या करंट जो प्रमोशन की बात कर? सर उसमें जो जिस बैच आईडी क्रिएट करते समय जो पदनाम उनका रहा हो जिस ड्यूरेशन का, वो पदनाम लिख दीजिए। अच्छा ठीक है। और बाकी इधर जो 1 महीना जो जब से यहाँ आए हैं उसका हमें फिर ऑफलाइन मोड में करना पड़ेगा? नहीं सॉरी, मैंने वो लिखा तो जाएगा नहीं उनकी सीआर? लिखा नहीं जाएगा जी, बिल्कुल। लेकिन भरी जाएगी, मतलब हमें उसको सेम वो बना दीजिएगा सर, बना दीजिएगा सेम डीडीओ ना। हाँ वो सीधे बता रहे ना कि 90 दिन से कम होने पे सीधे एक्सेप्टिंग पे चला जाएगा। ओके ठीक है। दीपक एक लास्ट रिक्वेस्ट है। पांडे सर नमस्कार। लास्ट रिक्वेस्ट है, मैंने आपको भेज रखा है व्हाट्सएप पिछले साल की अपने सीआर का, ठीक है ना, जिसमें डायरेक्टर साहब के लेवल तक दिखा रहा है। उन्होंने कमेंट जो देने थे दे दिए हैं, मेरे पिछले प्रिंसिपल ने भी उस पर अपनी मार्किंग वगैरह कर रखी है, लेकिन अभी भी वो स्टेटस में दिखा रहा बैच आईडी क्रिएटेड।
तो ठीक उसे रेक्टिफाई करा दीजिए। वो पिछले साल की PR का है मेरा। एक्चुअली जो ऑफलाइन हुआ है ना, जो ऑनलाइन के बाद वाले, वो सभी का यही दिखाएगा कि अप्रूव्ड रिवल बाय। क्रिएटेड दिखा रहा, बाकी अप्रूवल नहीं दिखा रहा वो। ठीक है सर, अभी पिछले साल के इश्यूज में मैं वही बताऊं कि कई लेवल पे, चाहे वो रिपोर्टिंग के लेवल पे हो या रिव्यूइंग के लेवल पे, कई बार जो है हमने उसको ई साइन नहीं किया या सबमिट नहीं किया, या किसी और कारण से वो जो हमने जो प्रोसेस था वो पूरा नहीं किया, इस कारण से वो वहां पेंडिंग दिखा रहा है। यदि वो रिपोर्टिंग के लेवल दिखा रहा है तो उसको रिव्यूइंग के लेवल पे अभी नहीं हुआ होगा, वो तभी वो आगे बढ़ेगा ऑटोमेटिक सिस्टम से जब वो प्रोसेस पूरा हो जाए। तो सर एक बार उसको चेक करा लेंगे, देख लेंगे क्या है। लेकिन सर समस्या क्या है ना सर, समस्या क्या है मैं आपको बताऊं। अब 2500 लोगों के लिए संभव नहीं है कि मैं 2500 लोगों की सबकी स्टेटस चेक करा पाऊं। हम ये एज्यूम करके एक्सेप्टिंग पे गए हुए हैं कि सारी प्रोसेस पूरी हो गई है, लेकिन समस्या क्या हुई कि पिछले बार कई लोगों ने उस प्रोसेस को पूरा ही नहीं किया। अब ये इसीलिए ये मीटिंग भी कराने की आवश्यकता पड़ी, और बार बार मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं कि आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो भी प्रोसेस करें प्लीज उसको पूरा कर लें। ई साइन या जो भी सेल्फ डिक्लेरेशन करना है, सबमिट करना है, और इवन अपने एम्प्लॉइज को भी बता दें। कई हमने जो IFMS से जो हमें सूचना मिली है, कई सारे एम्प्लॉइज ने, ठीक है उनको लगा कि उन्होंने अपनी ACR भर दी, लेकिन उन्होंने क्या किया, सेल्फ डिक्लेरेशन तक भर के छोड़ दिया, सबमिट ही नहीं किया। जब हम सबमिट ही नहीं करेंगे, अभी मैनुअल सिस्टम नहीं रहा ना कि आप सबमिट नहीं करेंगे और ये मानेंगे कि कागज पे लिख के दे दिया और अपने प्रिंसिपल को दे दिया। जब तक कि आप अनलेस एंड अनटिल आप सबमिट नहीं करते हैं, वो किसी भी हाल में, चाहे रोज प्रिंसिपल से मिलते हो, वो प्रिंसिपल के पास पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो सिस्टम से पहुंचना है ना। ये कई लोगों के साथ इश्यूज हुए हैं, और उसमें मैं आपको सही बताऊं कि उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जो चीज जिस लेवल पे रेक्टिफिकेशन के लेवल तक हो सकता है उसको जरूर रेक्टिफाई करा लें। बनाया था ना पुराना। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं अगरोड़ा से एक सब सर एक एक, वैसे तो मैंने टेक्निकल एक्सपर्ट को इसीलिए बुलाया था कि आपकी समस्याओं का समाधान हो जाए, और काफी हद तक उन्होंने किया भी। सर मेरा ना आपसे पूछना है एक क्वेश्चन ना, अगरोड़ा से बस। सर जो हमारे यहाँ पर क्लास 1 सर वैसे पूछ लीजिए, लेकिन मैं टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, बताइए। नहीं सर, बस ये सर समीक्षक जो अधिकारी हैं समूह का के लिए, टीचर्स के लिए, हाँ, उसमें सर ये जो चेंज होगा, बैच जो बनेगा सर 2 फॉर्म में बनेगा फिर हमारा, जैसे आपका लेटर आ रखा है सर, तो उसमें जो है जो नाम दिए हुए हैं निदेशक, तो उनसे पहले वाले जो है बैच आईडी जो है अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से बन रहा है। कहीं भी किसी भी अधिकारी का ब्रेक हुआ, मान लीजिए कोई रिपोर्टिंग है, ठीक है, उस लेवल का वहां तक का बैच आईडी बना, लेकिन उस समय के जो रिपोर्टिंग या रिव्यूइंग जो भी रहा होगा वो आपको भरना होगा। जो निदेशालय से गया हुआ है, सूठा सर का गया हुआ है, उसके पहले जगदीश प्रसाद सर रहे हैं, या उसके पहले हमारे संदीप शर्मा सर रहे हैं, उसका भी डिटेल आपको निदेशालय से उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो उसको जो भी आपने बैच आईडी किए बनाए हैं, उसके हिसाब से आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा। लेकिन जिस लेवल पे जो होगा टाइम ड्यूरेशन लिखते हुए वो आपके पास मेंशन हो जाएगा, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी चेक करना और देखना। ठीक है सर। ठीक है, जिस लेवल पे जो ब्रेक हो रहा है, चाहे वो एक्सेप्टिंग के लेवल पे, रिपोर्टिंग के लेवल पे, या रिव्यूइंग के लेवल पे, वहां पे बैच आईडी ब्रेक हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक है। हेलो सर, 90 दिन से कम होगा तो ऑटोमेटिक वो एक्सेप्टिंग पे चला जाएगा, जैसा कि मुकेश जी ने बताया। सर नमस्कार। सर डायरेक्टली जाएगा ना एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को। सर नमस्कार। मैं कॉलेज से बोल रहा हूँ सर। हेलो। हाँ सर, मैं लॉ कॉलेज गोपेश्वर से बोल रहा हूँ सर। हेलो सर, एक एक करके मुझे लगता है मैं इस तरह से किसी की आवाज नहीं सुन पाऊंगा। प्रोफेसर सर प्रभारी प्राचार्य में रह रहे हो 3 महीने के लिए। सर हैंड रेज है, तो मैं एक एक करके नाम ले लेता हूँ। उनके रिपोर्टिंग अथॉरिटी कौन रहेंगे सर? प्लीज जरा मुझे समय दीजिए। हैंड रेज हुए हैं, मैं जिनके हैंड रेज हुए हैं एक एक करके नाम ले लेता हूँ, आप इश्यू बता देंगे। जहां तक मैं बता पाऊंगा, राजू सर है, राजू सर बता पाएंगे। यदि कुछ और दिक्कत होती तो फिर हम रिक्वेस्ट कर लेंगे। ये गदरपुर से हैंड रेज हुआ है, गदरपुर जी। सर अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर प्रभारी प्राचार्य रहे हैं तो सर उनकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी कौन रहेंगे? असिस्टेंट प्रोफेसर क्या रहे हैं सर? प्रभारी प्राचार्य के रूप में रहे और DDO में 3 महीने के लिए सर, तो उनके रिपोर्टिंग तो प्राचार्य, सुनिए आप प्राचार्य के रूप में रहे हैं ना उस पीरियड में? जी सर। तो प्राचार्य की रिपोर्टिंग डायरेक्टर है, वो कोई भी, देखिए मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं,
whosoever be in the charge of principal, reporting would be director higher education. ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हो, एसोसिएट प्रोफेसर रहा हो, प्रोफेसर रहे हो, कोई भी रहा हो, आप लोग इससे कंफ्यूज मत करिए कि ठीक है वो कल की तारीख में असिस्टेंट प्रोफेसर थे, प्रभारी थे, आज कोई प्रिंसिपल आ गए, तो वो उस ड्यूरेशन में प्रिंसिपल रहे तो आप उसकी रिपोर्टिंग डायरेक्टर हो जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है नमस्कार सर। हाँ, नरेंद्र कुमार जी प्लीज एक एक करके, हाँ, मैं जिनके इश्यूज हो जाए, वो गदरपुर का तो हो गया ना सर जी, ओके। नरेंद्र कुमार सर, जी मैं- प्लीज बताएं। हाँ मैं मानिला से बोल रहा हूँ सर, मानिला डिग्री कॉलेज से। तो हाँ, बताइए। रिव्यूइंग कैसे 4 डायरेक्टर रहे हैं ना, 4 डायरेक्टर हो गए और 2 हमारे प्रिंसिपल हो गए मानिला कॉलेज को, तो एक चर्चा बन रही है। सर मैं वैसे नहीं सुन पाऊंगा, प्लीज नरेंद्र जी बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो डायरेक्टर सर बदल रहे हैं तो उनके हिसाब से भी हमको बैच आईटी मैं नरेश कुमार बोल रहा हूँ सर। हेलो, तो 4 बैच आईटी क्रिएट हो रही है हमारी पर टीचर्स की। ऑब्वियसली ठीक है, वो जो बोल हाँ, जो बैच आईडी जहाँ पे जिस ऑफिसर पे चेंज हो रहा है आपको चेंज करना पड़ेगा, ये तो क्लियर हो गया ना, मुकेश जी ने बता दिया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ सर, तो मतलब ठीक हो और गया। बाकी जो टाइम टेन्योर की बात है वो डायरेक्टरेट से आपको पत्र संशोधित चला जाएगा। ठीक हो गया सर। एक चीज ये मैं पूछ रहा था सर, मैंने पिछले साल भी आपसे डिस्कस किया था, हमारी एक जो ट्रेनिंग किसी ने की है, हमारे टीचर ने 23 मार्च 2022 से 21 अप्रैल 2022 तक की है, तो हाँ। 1 अप्रैल से ले रहा है, 23 मार्च 2022 नहीं ले रहा है। तो ट्रेनिंग मैंने 1 अप्रैल 2022 से कर दिया, रिमार्क में उधर लिख दिया है मैंने कि इनकी ट्रेनिंग जो स्टार्ट हो रही है 23 मार्च 2022 से हो रही है। रिटायरमेंट हाँ, ये देखिए, ये समस्या इसलिए आ रही होगी ना क्योंकि वो जो बैच आईडी क्रिएट कर रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर के लिए कर रहे हैं, और हमारा जो ट्रेनिंग शेड्यूल वगैरह होता है वो मार्च भी ओवरलैप करता है। हाँ, और सर एक चीज और थी मेरी कि ये लीव है ना, लीव छुट्टियां जो चढ़ानी है हमारी, तो उसमें बहुत सारी छुट्टियां आ रही हैं, सीएल वीएल सब आ रही हैं। तो सीएल नहीं चढ़ानी है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज, सीएल नहीं चढ़ानी है। सीएल के अलावा जो भी आपकी छुट्टियां हुई हैं, मेडिकल या कोई और छुट्टी है वो आप चढ़ाएंगे। अर्न लीव हो गया, मेडिकल हो गया, या कोई और छुट्टी, सीसीएल हो गया, पैटर्निटी लीव हो गया, मैटरनिटी लीव हो गया, ये छुट्टियां चढ़ानी है, बाकी सीएल को नहीं चढ़ाना है। ठीक हो गया सर, धन्यवाद सर। मेरा पिछली बार कई लोगों ने पूरा सीएल भी भर दिया और एकदम बहुत ज्यादा पेजेस गुजारे, तो आपको अनावश्यक भरने की आवश्यकता नहीं है उस सीएल को। ठीक हो गया सर, धन्यवाद। नमस्कार ये गणेश चंद जी, डॉक्टर गणेश चंद सर नमस्कार सर, प्लीज सर ये मैंने एक करके लोगों के नाम ले रहा हूँ, प्लीज। हेलो, हाँ, डॉक्टर गणेश चंद जी हैं। हाँ सर नमस्कार जी सर, मैं ट्रांसफर में से उत्तरकाशी से 6 दिसंबर 2022 को आया, तो अभी मेरे को 5 महीने हो गए यहाँ पे जीडीसी पावो में। तो बैच क्रिएशन में सेम वीडियो आएगा या अदर वीडियो पे जाना होगा? सर ये बता तो दिया कितनी बार कि उस समय का आपकी बैच आईडी आप जहां पे अभी वर्तमान में कार्यरत हैं, ठीक है, वहां से क्रिएट होगी, लेकिन जिस पीरियड में आप दूसरे महाविद्यालय में रहे हैं वो अदर डीडीओ करके आपका क्रिएट होगा, वो अदर डीडीओ करके क्रिएट होगा। रिपोर्टिंग में उन्हीं का नाम होगा। सर एक ही पार्ट में होगा या अलग अलग पार्ट, जैसे यहाँ से वहाँ कितना पीरियड था, यहाँ कितना पीरियड, अलग अलग या नहीं भाई, आप गणेश जी पूरी कहानी हो गई, इसके क्रम में अलग अलग टाइम फ्रेम के अलग अलग बैच आईडी क्रिएट हो रहे हैं। इसमें 2, इसमें 3 प्लीज वर्ष भर का विवरण निम्नवत होगा। हाँ, मुकेश कुमार जी नमस्कार सर। जी बताइए। जी सर, जीडीसी पावर से बोल रहा हूँ सर मैं। हाँ बताइए प्लीज। सर हमारे यहाँ सर 1 महीना जो है ना डीडीओ चार्ज में नहीं थे सर, 1 महीना वैकेंट था सर हमारे यहाँ। उससे पहले रहा होगा जी ओवान सर थे, उससे पहले सर ओवान सर के जाने के बाद अगस्त का महीना ऐसा था कि उसमें रुतबड़ी सर को चार्ज जाना था, लेकिन उसमें लग गया टाइम सर 1 महीना। तो 1 महीने का जो पीरियड था उस समय मतलब चार्ज भी थी हमारे यहाँ, मैडम थी रजनी मैडम थी, लेकिन ऑफिशियली नहीं थी सर, मतलब क्योंकि वो दुतबड़ी चार्ज में मैडम थी ना जी, चार्ज में प्रिंसिपल के रूप में। सर प्रिंसिपल के रूप में साइन कौन कर रहा था, सारे कागजात कम्युनिकेशन कौन कर रहा था? मैडम कर रही थी। मैडम कर रही थी। जी। तो मेरे हिसाब से, बाकी राजीव सर कंफर्म कर देंगे,
मेरे हिसाब से उस पीरियड का जिस समय रजनी मैम ने एज ए प्रिंसिपल कम्युनिकेट किया होगा या उनसे बात जो भी वो हुआ होगा, प्रिंसिपल ग्रुप में कार्यभार देखा होगा, उस पीरियड का आप रजनी मैम को रिपोर्टिंग बनाएंगे। यद्यपि कि वो एक महीना से कम है तो सीधे वो एक्सेप्टिंग पे चला जाएगा। राजू सर बताएंगे बाकी। हाँ दीपक जी, ऐसा है ना कि इससे डीडीओ का कोई लेना देना नहीं है। प्रशासकीय चार्ज अगर जिसको दे रखा है वही बनाएगा। विशेष परिस्थितियों में डीडीओ के लिए अलग से दे दिया जाता है। दूर पास अगर 5 साल का व्यक्ति नहीं है वहां पर कोई सेवा वाला, तब दिया जाता है आसपास अमूमन। तो वो उस प्रभारी प्रचार ही करेगा। डीएम भी करता है, सीडीओ डीडीओ रहता है, पर डीएम करता है ना। जी जी थैंक यू सर। ठीक है। ये एक और हैंड रेज हुआ है लेकिन इसमें कोई नाम नहीं दिख रहा है, केवल फोटो दिख रही है। सर जिसके इश्यूज सर जिसके क्रिएशन में तो एक एम्प्लॉइज का सर आपस में आप लोग बात करेंगे ना, पूरा मीटिंग डिस्टर्ब होता है। या तो फिर मैं मीटिंग बंद कर देता हूँ। नमस्कार सर। राजेश कुमार जी, राजेश कुमार। हाँ सर नमस्कार जी नमस्कार। सर हमारे यहाँ कॉलेज में सर 20 अप्रैल को सर प्रधान सहायक के पद पर एक महेंद्र सिंह बिष्ट जी आए हैं। तो उनका सर बैच क्रिएशन यहाँ हमारे कॉलेज से होगा या वो जहाँ जिस कॉलेज में पहले थे वहां से होगा? राजेश जी सारी कहानी मैं वही कह रहा हूँ। अभी इसके पहले भी गणेश चंद जी ने यही पूछा था, आप भी फिर वही घुमा फिरा के। मैं सीधी सी देखिए, उन्होंने भी कहा कोई भी व्यक्ति अभी आपके यहाँ से जो सैलरी ले रहा होगा, पहली बात क्लियर कर लीजिए सभी लोग कि उसकी बैच आईडी वहीं से होगी जो प्रिंसिपल अभी वर्तमान में उसकी सैलरी निकाल रहे हैं। ठीक है। जिस ड्यूरेशन का, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ट्रांसफर होके आया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं उत्तरकाशी चला गया, ठीक है, तो वर्तमान में मेरा बैच आईडी तो उत्तरकाशी से क्रिएट होगा, लेकिन जिस समय मैं उत्तरकाशी में नहीं था उससे पहले उस ड्यूरेशन में था, तो उसमें अदर डीडीओ करके रिपोर्टिंग का नाम उस रिपोर्टिंग का होगा जहां पे मैंने पहले काम किया है। इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो सर गैरसैंण कॉलेज में उन्होंने 5 प्राचार्यों के साथ कार्य किया था, तो मतलब 5 एक दिन काम किया हो, यदि आप बैच आईडी क्रिएट कर रहे हैं जी, सीधी सी बात, यदि आपसे सैलरी निकल रहा है, आप डीडीओ हैं तो सेम डीडीओ में बनाएंगे। यदि किसी और ने उसकी सैलरी निकाली है या पहले कहीं और रहा है तो उसमें अदर डीडीओ में होगा जी जी उस पीरियड में। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मीटिंग थोड़ा सा आपस में बात करने से जो चीज होती है उसको कई बार रिपीट करना पड़ता है, वो बहुत परेशानी तलब हो जाता है। पांडे सर नमस्कार। श्री पुष्कर सिंह बिस सर हैं। हाँ सर नमस्कार सर, मैं पिथौरागढ़ से बोल रहा हूँ सर ना। हमारे यहाँ 2-3 प्रॉब्लम आ रही हैं सर। एक तो जैसे मेरे जो डेजिग्नेशन आ रहा है उसमें एसोसिएट प्रोफेसर आ रहा है, तो क्या प्रिंसिपल, एक्टिंग प्रिंसिपल लिखना जरूरी है या इसी से काम चल जाएगा सर? आप लिख दीजिए, डेजिग्नेशन का हमारे पास तो दे रखा है ना। जी सर। और दूसरा प्रॉब्लम ये है सर, तो लिख दीजिए इंचार्ज प्रिंसिपल। जी सर। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ से करीबन 20-25 टीचर समायोजित हो गए हैं शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय कैंपस में सर। तो उनकी भी सीआर लिखी जानी है, तो लिखी जानी तो कैसे लिखी जानी है? उस पीरियड में वो रहे हैं ना वहां पे। जी सर। और अभी आईएफएमएस में उनका सैलरी चल रहा है? नहीं सर, उनकी सैलरी का उनका क्या कहते हैं वो, क्योंकि कैंपस में जा चुके हैं, 3-4 महीने हो चुके हैं उन लोगों को। तो उनका सर ऑफलाइन कर दीजिए। यदि आईएफएमएस से वो बाहर आ गए जी सर, तो उनका ऑफलाइन क्रिएट कर दीजिए। ऑफलाइन, और क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं उसमें पेपर उसमें सबमिट करवा लेते हैं सर उनसे लिखवा के। हाँ, यदि कुछ और भी इश्यूज आ रहे हैं सर टेक्निकल, तो एक बार आप अलग से बात कर लीजिएगा और लिख के दे दीजिएगा। जी सर, जी सर, जी सर। डेपुटेशन वाले भी जाएगा इसी तरह से। हाँ डेपुटेशन। हाँ सर, एक और क्वेरी है सर, एक प्रॉब्लम और आ रही है हमें, मेरे को थोड़ा सा इसमें आपसे सजेशन लेना है सर। हमारे यहाँ जो मैंने जुलाई 1 तारीख को चार्ज लिया था सर, उससे पहले 3 महीने हमारे यहाँ डॉक्टर अशोक नेगी सर थे, उनका रिटायरमेंट हो गया, तो उनको मेंशन करेंगे, लेकिन उनके पास जाएगा तो नहीं लिखने को। 3 महीने थे ना? हाँ 3 महीने थे, रिटायर हो गए सर। 3 महीने थे सर, रिटायर हो गए। लेकिन तो ऑफलाइन उस पीरियड का ऑफलाइन क्रिएट करिएगा सर आप। उसमें ऑफलाइन करेंगे तो 2 रिपोर्टिंग ऑफिसर्स का कैसे दिखाएंगे सर? रिपोर्टिंग ऑफिसर का कैसे दिखाएंगे? हेलो सर। हाँ, उसमें ऑफलाइन क्रिएट हो जाएगा ना सर उस पीरियड का। नहीं सर, मैं ये कर रहा हूँ सर, जैसे उस पीरियड का हमने रिपोर्टिंग ऑफिसर 2 हो गए,
तो हम क्या रिपोर्टिंग ऑफिसर दो उसमें वो कर सकते हैं, मतलब ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। आप ये सोच रहे हैं, देखिए आप लोग ये सोच रहे हैं कि एक ही बैच आईडी क्रिएट करें और अलग पीरियड की रिपोर्टिंग हो जाए, ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो क्या होगा सर? तो सर उसको अलग ऑफलाइन अलग बैच आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। बैच आईडी 2 क्रिएट करनी पड़ेगी। दो बैच आईडी दो वीडियो देखिए मुकेश जी ने भी बताया ना कि जहाँ पे जो अधिकारी चेंज हो रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, वहां पे बैच आईडी चेंज हो जाएगी, आपको अलग बैच आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। मतलब हमें जैसे 1 जुलाई से 31 मार्च 2023 तक एक बैच आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी एम्प्लॉय की। एक हाँ, भले एक दिन से उन तक 2, मतलब 2 हाँ, वो अलग अलग करनी पड़ेगी ना, तो सर अलग अलग करनी पड़ेगी। तो सर ई साइन का क्या होगा? ये ऑफलाइन जाएगा फिर ये वाला? ये ऑफलाइन होगा ना। मैंने देखिए उन्होंने भी बताया कि जो आईएफएमएस के सिस्टम में नहीं है उसका ऑफलाइन क्रिएट करेंगे, सीधी सी बात। ओके जी सर, थैंक यू सर। ठीक है सर। ओके। पांडे सर नमस्कार सर। हाँ लोनी जी बताइए। सर हमारी एक विनम्र निवेदन आपसे था कि हमारे महाविद्यालय में जैसे 200 एम्प्लॉई हैं जिनका एसीआर बैच क्रिएशन होता है, तो उसमें सर एक निवेदन आपसे ये करना चाह रहे थे कि सबका मोस्टली लगभग 180 का सेम टाइम पीरियड शेड्यूल सेम टाइम है और जो प्राचार्य होते हैं उनका भी सेम टाइम होता है, तो क्या कोई बल्क क्रिएशन क्रिएट हो सकता है? हर बार हमें बल्क क्रिएट नहीं होता है, करना है। बल्क क्रिएशन नहीं है बैच आईडी का, आपको इंडिविजुअली करना होगा। ई साइन के लिए भी नहीं है सर, हो पाएगा? नहीं है। तो इन फ्यूचर अगर हो पाएगा तो सर इसको कोशिश कीजिएगा, बस यही कहना था, निवेदन है। इन फ्यूचर होगा तो जरूर कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। ठीक है ओके। मुझे लगता है कि हेलो सर, डीपीएस भंडारी सर डीपीएस भंडारी जी यहाँ से बोल रहा था सर। हाँ बोलिए। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? हाँ बोलिए प्लीज। सर मैं एक नॉन टेक्निकल इशू जानना चाहती, ये मेडिकल परीक्षण जो दिया जाना है, ये सर किस तरह की रिपोर्ट बनवानी है इसके लिए? ये सभी को करना होता है सर? या सीएमओ के थ्रू कैसे, मतलब किसकी रिपोर्ट लगेगी इसमें सर अपलोड करना है जो मेडिकल परीक्षण? वो पिछले बार एक्सक्लूड करा दिया था, इस बार मुझे नहीं लगता कि जरूरी है उसमें। और नहीं, उसमें लिखा है अगर नहीं नो लिखते हैं तो फिर रिमार्क लिखना पड़ेगा। रिमार्क में हाँ, मतलब नोट आप रिमार्क लिख दीजिए, यदि आप मेडिकल कराएं तो मेडिकल अपलोड कर दीजिएगा। अच्छा। दीपक जी मैं संजीव मतलब सीएमओ के ऑफिस से होता है सर? वो सीएमओ के ऑफिस होता है और मुझे लगता है कि वो प्रांतीय जो संवर्ग के जो अधिकारी एडमिनिस्ट्रेटिव उनके लिए शायद मेडिकल का ये कंपल्सन है। अच्छा, इस कारण से वो रखा गया है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। पांडे सर एक क्वेरी हमारी भी थी सर। मैं उत्तराखंड से संजीव मेहरोत्रा। हाँ मेहरोत्रा सर बताइए। पहले तो आपको नमस्कार। मैंने अपनी बैच आईडी क्रिएट कर दी थी सर, और वो एम्प्लॉय को फॉरवर्ड भी हो गई है सारी। ओके। अब उसमें क्योंकि सूठा जी का ही नाम आया था लेटर में। ठीक है कोई बात नहीं सर। देखिए हम भी इसीलिए हमने टेक्निकल उस बंदे को जोड़ा था कि जो ज्यादा हमसे बेहतर बता पाए। जी। तो आप कंसर्न एम्प्लॉय से बोल दीजिए कि उसको बैक कर दें। अच्छा, रिटर्न कर दें वो? हाँ रिटर्न कर दें डिपार्टमेंट को। आप यहाँ तो एडिट कर लीजिए या फिर दोबारा से उसको डिलीट करके रिक्रिएट कर लीजिएगा। बिल्कुल। अच्छा दीपक जी बताइए, प्रिंसिपल की जो सीआर लिखी जानी है उसके लिए जो है बैच आईडी वहां से क्रिएट होगी डायरेक्टरेट से? नहीं, आप ही सर देखिए डायरेक्टरेट से इसलिए करना संभव नहीं है क्योंकि जो हमारे 119 महाविद्यालय में जो प्राचार्य गण हैं उनकी सारी सूचना डायरेक्टरेट धारित नहीं कर रहा है। इसीलिए आईएफएमएस में अदर डीडीओ करके बना हुआ है ऑप्शन जी। तो आप अदर डीडीओ में जाकर के रिपोर्टिंग उसमें जो डायरेक्टर का जो टेन्योर होगा अलग उसमें आप करके उसमें बैच आईडी क्रिएट कर लीजिए। क्रिएट आप ही करेंगे। जी मैं समझ गया। तो अब जैसे मुझे अपनी बैच आईडी क्रिएट करनी है एज ए प्रिंसिपल, मतलब जो मुझे अपनी सीआर लिखनी है, तो उसमें जो 4 डायरेक्टर बने तो 4 बैच बनेंगे? नहीं आपको लिखनी अपनी रिपोर्टिंग कौन होगा? वो तो रिपोर्टिंग पास चला जाएगा ना सर। जी एज ए प्रिंसिपल आपने ठीक है सैलरी तो आपने ड्रॉ करी, बैच आईडी आपने क्रिएट कर दिया सारी डिटेल्स के साथ, ठीक है। रिपोर्टिंग जिसको मेंशन करेंगे XYZ, ठीक है। ठीक जो भी जिस पीरियड का रहा हो, मान लीजिए कि 1 अप्रैल से 30 जून तक कोई रहा हो या 31 जुलाई तक रहा हो, तो उस पीरियड में एक्स बंदे का नाम आ गया रिपोर्टिंग में, तो वो उनके पास जाएगा। वो वहां से करने के बाद तब फिर वो आएगा एम्प्लॉय के पास, तो एम्प्लॉय अपना कर लेगा,
ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन आप कर लेंगे, उसके बाद रिपोर्टिंग को चला जाएगा वो। जी जी जी। तो जैसे जैसे पिछली बार मुझे भी हुआ करनी था। होगी तो सर मैं ऑफलाइन भी करूंगा, जो डायरेक्टर रिटायर हो चुके हैं उनकी तो ऑफलाइन करनी पड़ेगी। हाँ, उनकी ऑफलाइन करनी पड़ेगी सर। जी जी जी। अब मैंने बैच क्रिएट कर दिया दीपक जी, परसों रात के 9 बजे तक बैठ के दोबारा से करता हूँ फिर। चलिए सर, आप मैं इसके लिए सॉरी फील करता हूँ। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का समाधान हो पाए। बस सर एक डायरेक्टर से ये लेटर आ जाए ना कि कौन डायरेक्टर कौन सी से कौन सी डेट तक रहे, तो हम उसको फिर क्लियर करके कर लें। हाँ सर, वो मैंने रिक्वेस्ट कर दी, राजू सर है अभी वो व्हाट्सएप में अभी आपको वो लेटर आ जाएगा, व्हाट्सएप में भेज चुका हूँ, लेटर आ जाएगा आज। हेलो पांडे व्हाट्सएप सर, सर ने शेयर कर दी। पांडे सर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से डॉक्टर भंडारी बोल रहा हूँ सर। थैंक यू हाँ, सो बताइए मच भंडारी जी। सर एक बात है, जैसे हमारे यहाँ एक त्यागी जी हैं सर, ये सिरदेव सुमन में थे सर पहले ऋषिकेश कैंपस में, और ये हाँ। जनवरी में हमारे कॉलेज में निदेशालय से यहाँ आए सर, कुछ समय ये निदेशालय में रहे डायरेक्टेड में। तो इनका क्या होगा सर, 3 महीने का क्या 3 बैच आईडी क्रिएट होंगे, कहाँ से होगा, क्या होगा सर इनका प्रकरण में? ये श्रीदेव सुमन से थे ना उस समय, ये IFMS इनकी सैलरी निकल रही है। ये उस समय कहाँ निकले, वो तो सिरदेव सुमन ने निकाली होगी उस समय का पीरियड आप ऑफलाइन क्रिएट कर दीजिए। अरे डायरेक्टर जो निदेशालय मेरे सर 3-4 महीने 4 महीने हुआ मेरे ये। सुनिए, आपको चिट्ठी भेजी है, उसमें वेतन की स्पष्ट देयता कर दी है, कब से कब आप देंगे, जिस पीरियड में आप देंगे उस पीरियड में आप ही लिखेंगे उसको। यहाँ बाध्य प्रतीक्षा 106 के तहत थे वो सिर्फ। अच्छा, तो हमने जनवरी से और मार्च तक 3 ही महीने का देना ना सर, जनवरी में आए यहाँ वो। आप उसमें पत्र देखिए, पत्र में लिख रखा है, हमने क्लियर कट लिख रखा है। हाँ उसमें डीडी सैलरी हमारे यहाँ से निकल रही सर उनकी जनवरी से। हाँ, इसीलिए आप देंगे, इसीलिए आप दे रहे हैं, आप ही देंगे। हमारे यहाँ बात प्रतीक्षा में रहते 2-4 दिन, बस 1 दिन मुश्किल से। तो हम 3 ही महीने का देंगे ना सर जब से आए हैं। बिल्कुल निदेशालय में जिस दिन ज्वाइन किया उस तारीख से लेकर जब तक अभी तक जब भी है। ठीक है, ओके। भंडारी जी, सर कह रहे हैं कि जिस समय निदेशालय में ज्वाइन किया सैलरी आपके यहाँ निकल रही थी ना? अरे 5 जनवरी से है। 5 जनवरी से है सर, ये उससे पहले कहाँ थे ये? 5 जी, क्या कह रहे हैं भंडारी जी? जो निदेशालय का जो पत्र आया सर, ये 5 जनवरी को हमें आया और उसी समय से यहाँ आया। 5 जनवरी से हम जनवरी के महीने से इनको यहाँ से सैलरी मिलने लगी सर। ठीक है ना, उस समय से आप दीजिए। हाँ 3 महीने का ना सर, जनवरी फरवरी और मार्च का। सुनिए भंडारी जी, निदेशालय के पत्र को पढ़िए, उसमें वेतन के बारे में डेट लिख रखी है। डेट है सर उसमें, डेट है 5 जनवरी है सर उसमें, 5 जनवरी। बस उसी तारीख से, जिस तारीख से लेटर के अंदर डेट है उस तारीख से। ओके, उसके पहले का ऑफलाइन क्रिएट कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। पांडे जी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज डाक पत्थर से सर एक क्वारी है सर। कहाँ से सर? गवर्नमेंट पीजी कॉलेज डाक पत्थर से सर। हाँ बताइए मनमोहन जी। सर ऐसा है कि हमारे यहाँ क्षेत्रीय कार्यालय से कुछ टीचर लास्ट ईयर अटैच थे, उनका केवल यहाँ से वेतन निकला था। अब उनके बार बार फोन आ रहे हैं कि हमारे लास्ट ईयर की। हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ आप बोलिए। लास्ट ईयर सर हमारे यहाँ क्षेत्रीय कार्यालय से कुछ टीचर अटैच थे, हाँ, लेकिन उनका केवल यहाँ वेतन निकला, वो रहे वहीं। अब उनकी सीआर के बारे में बार बार फोन आते हैं, तो सर बताइए क्या सोल्यूशन है उसका? नहीं तो पिछले बार ही बताया गया था ना सर कि जो यदि अटैच भी है तो जिस डीडीओ से सैलरी निकलती है वहां से बैच आईडी उसकी क्रिएट होनी थी जी। तो पिछले वर्ष का तो अब हम कुछ कर ही नहीं सकते उसमें। नहीं, पिछले साल बैच आईडी क्रिएट की थी, लेकिन सीआर कौन लिखेगा? नहीं, पिछले साल यदि बैच आईडी क्रिएट की थी तो एज रिपोर्टिंग प्रिंसिपल को लिखना था आख्या मांग के। सर वही पिछली बार ही कहा गया था, लेकिन ये था कि हो जाएगा, लेकिन वो फिर बार बार फोन कर रहे हैं। देखिए ऐसा है ना सर, बताएंगे। पिछली बार का जो केस है, अगर कर्मचारी आपके यहाँ काम कर रहा है, ठीक, और बैच आईडी जो है वेतन कहीं और से निकल रहा है, तो बट नेचुरली जहाँ से वेतन निकल रहा है उसी IFMS से बैच क्रिएट होगा। ठीक, आपको सहयोग करना है, जिस कॉलेज से तनख्वाह निकल रही है, क्योंकि काम आपके यहाँ कर रखा, काम आप देख रहे हैं, उसकी गोपनीय आख्या जो है लेटर के रूप में एक पैराग्राफ में बनाकर भेज देंगे, उसका संज्ञान ले लेंगे, वो भर के आगे वही बढ़ेंगे जहां पर IFMS से वेतन निकल रहा है। जी 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 जी, जी। वो आई नहीं ना सर हमारे पास, वो डिटेल आ नहीं पाई थी। नहीं, मंगवा लीजिए, फोन करके मंगवा लीजिएगा, क्योंकि जहाँ IFMS है वहीं से होना है, बट नेचुरल जो तो होना वहीं से है सर।
ना। जी जी बट जी चूंकि आपके यहाँ आदमी फिजिकली नहीं है तो आपको क्या मालूम उसका कैसा आचार व्यवहार रहा है, तो एक आख्या मंगा लीजिए एक बार अगर आपकी, बस। जी 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 ठीक है, थैंक यू सर। सर एक क्वेरी मेरी भी थी। हमारे यहाँ सर एक कर्मचारी स्टडी लीव पे हैं, लगभग 1.5 साल हो गया उनका, तो क्या मुझे लगता है उनका बनेगा नहीं बैच आईडी, या कुछ और कोई प्रोसेस है सर इसकी? भाई वो तो स्टडी लीव पर है, वो तो बाहर ही है इस वक्त, है ना। और क्या नाम है उसका जी। कार्य, आप क्या व्यवहार क्या देखेंगे आप वहां पर इस वक्त यहाँ पर उसका। जी सर, तो बनेगी नहीं सर ना? जब वो आएंगे उनके फिजिकली चले मैनुअली करा के भेजेंगे, अपलोड कराएंगे जब आएंगे। अभी क्या करेंगे, वहां से मंगवा लीजिए, नहीं तो अपलोड मैनुअली करने के लिए यही हो सकता है। सर लेकिन स्टडी लीव वाले पे फिर कोई काम तो किया नहीं, फिर वो तो बैच आईडी क्रिएट करने कोई मतलब नहीं है। क्या बना के रखेंगे, कुछ नहीं करना है, तो जब आएगा हाँ, तब उसका एग्रीमेंट तक नहीं मिलता है, बना के रख लेंगे डॉक्यूमेंट का और का सारा, बस। ऑनलाइन तो कुछ नहीं होना उसमें। नमस्कार, मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोलाकोट से बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए जोशी जी। हाँ सर, एक चीज पूछना था सर। हमारे वहाँ से सर एक मैडम शोभन सिंह जिना परिसर में पिथौरागढ़ में समायोजित हुई ना सर 3 मार्च को। जी सर 3 मार्च तक का तो सर यहाँ से बनेगा, उसके आगे का बैच क्रिएशन कैसे होगा सर उनका? अभी तो बताया कि वो आईएफएमएस से बाहर चली गई हैं तो ऑफलाइन क्रिएट होगा। एक ही जी, चीज को और बार सर बार क्यों कहवा रहे हैं आप? हाँ सर, एक चीज और, जैसे प्राचार्य सर का रिटायरमेंट है सर इसी महीने ना हमारे, हाँ तो सर सीआर तो अभी तो लिखेंगे ना सर वो उसको? हाँ जी है तो लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे भाई। जी जी भाई उसके बाद अगर आप ऐसा करिए ना, फाइनेंशियल अभी ईयर तक रखेंगे ही, वो जो ईयर था हाँ उनका। अभी 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 है ना सर, कोई हाँ दिक्कत सर। नहीं है। आप बैच आईडी जिस तरह से बताया गया क्रिएट करके जो भी इम्प्लॉय से उसको सेल्फ डिक्लेरेशन करा के सबमिट कराना है करा दीजिए और प्रिंसिपल साहब से लिखवा लीजिए, बात खत्म। जी 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 दिक्कत ही कहाँ आ रही है? जी जी हाँ, ये पूछा था। थैंक यू जी सर, थैंक। ओके, मुझे लगता है कि सर काफी क्वेरीज आ गई आप सभी की। तो मैं नमस्कार। राजू सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज इसको सेशन को कंक्लूड करिए। जो भी और भी जो क्वेरीज थी लोगों की वो सामान्य तौर पे नमस्कार उसके बारे में जो भी। नमस्कार सर, मैं मिठीवेरी से बोल रहा सर, डिग्री कॉलेज मिठीवेरी से सर। प्लीज जी बताइए। जी, मैं काफी देर से वेट कर रहा था सर ना, मैंने कहा आपको थोड़ा टाइम। प्लीज बता दीजिए। जी सर, वो ये तो इशू क्लियर हो गया सर, ट्रांसफर वाला ना सर। हमारे मोस्टली हमारे यहाँ सभी ट्रांसफर से हैं सर ना, तो ठीक है जी सर। अदर डीडीओ में तो बैच आईडी क्रिएट होगी सर, जिस जहाँ जहाँ जो रहे ना सर, ये तो क्लियर हो गया सर। लेकिन सर जैसे इसमें रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर, एक्सेप्टिंग ऑफिसर सर, उस टाइम का तात्कालिक जबकि, तो ये कैसे सर मुझे पता चले ताकि मैं उसमें वो करूँ? सर वही तो कह रहे हैं, निदेशालय से आएगा वो पत्र, वो आपके प्रिंसिपल को जी जी ग्रुप में, वो उनसे आप संपर्क कर लीजिएगा जी। है ना। समस्या क्या हो रही है ना कि प्राचार्य गण लोग पास जो सूचना आ रही है वो आप अलग बात कर रहे हैं, वो अलग बात कर रहे हैं, और ये संभव नहीं है कि सबके फोन एक साथ वो किए जाएं या इस तरह की क्वेरीज किए जाए। ये जो चीज मीटिंग बताई जा रही है इसको एक बार थोड़ा ध्यान से इसीलिए सुनने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है। जी जी जी, नहीं सर मैं सुन रहा था उसको। और ये बात कई बार कह दिया कि भी निदेशालय से सर ने ग्रुप में मैसेज कर दिया, प्रिंसिपल वाले ग्रुप में पत्र भी चला जाएगा। जी 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 सर, थैंक यू सर। सर प्लीज राजू सर। आज की मीटिंग बहुत शानदार रही, आप सबको आभार। बहुत बहुत चीजें क्लियर हुई, थैंक यू। थैंक यू राजू सर, प्लीज। हाँ हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ हाँ आ रही सर, आ रही सर, आ रही। देखिए अभी जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया है, मुकेश जी जो एफएमएस के एक्सपर्ट थे और उन्होंने एसीआर के बारे में काफी चीजें आप लोगों को बताई हैं। अब यही है कि उसका निर्देशों का पालन करते हुए हम सबको काम करना है, और जहां भी दिक्कत आती है तो जैसे कि है स्क्रीन शॉट देने के बाद पता कर लें। इसका जो हमने आज मीटिंग हुई है इसका रिकॉर्ड भी कराया गया है इसको, और क्या नाम है, रिकॉर्ड करने के बाद ये यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के तक आएगा, जिसमें कुछ लोग जो मीटिंग नहीं अटेंड कर पाए, छूट गए हैं, या किसी को क्वेरी क्लियर नहीं हो पा रही है, जो उन्होंने ऑनलाइन स्क्रीन शेयर की थी, वो भी आप लोग देख पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, पिछली बार आप लोग काम कर चुके हैं सब लोग, और हम लोगों का बैकअप आपके साथ है। जितना हमें जानकारी वो हम बताएंगे, जहां हमको भी नहीं मालूम है वहाँ एक्सपर्ट्स के थ्रू पता करके बताएंगे। थोड़ा समय लग सकता है चीजों के लिए। और बाकी हमारे प्रोफेसर दीपक पांडे जी ने प्रयास किया एफएमएस वालों से कि डेट की वृद्धि कर दी जाए। जो बैच क्रिएशन वाला अवधि समाप्त हो रही थी उसको बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं, और वो बढ़ गया है, करीब करीब काम हो ही रहा है आप लोगों का। तो कोशिश करें इसको जल्दी से जल्दी निपटाएं।
और अगर कोई और ज्यादा बड़ी दिक्कत होती है, हम दोबारा दीपक पांडे जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि मुकेश से जरा कोऑर्डिनेट करके एक मीटिंग हम और कर लेंगे, जिसके करने के बाद भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग उसको नोट करके रखिएगा और फिर उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि बहुत अच्छा आप लोगों ने इस चीजों को सपोर्ट में रहे, और दीपक पांडे जी का बड़ा अच्छा योगदान है कि उन्होंने कोऑर्डिनेट करके भागदौड़ करके चीजों को आगे कराया इसको। तो सभी लोगों को शुभकामनाएं, आगे करें इसको, जल्दी से जल्दी करें। दीपक पांडे जी हैं हमारे साथ और हम लोग यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, सब टीम वर्क है कुल मिलाकर। आप लोग कॉलेजेस में जितने लोग हैं, प्रिंसिपल, हमारे सीनियर प्रिंसिपल, हमारे सहयोगी, मैं यहाँ सर जितना भी कर सकता हूँ, दीपक पांडे जी, IFM साहब, ये सब लोगों का एक सपोर्ट है। तो एक सपोर्ट टीम वर्क है, उसको पूरा करेंगे। इस बार हम कोशिश करेंगे एररलेस काम करने के लिए, यही कहना चाहूंगा। सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना जो भी बताए गए हैं उनको सावधानी पूर्वक करें, और आप लोगों के सपोर्ट से ही चीजें सफल हो पाएंगी। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जैसा कि सर ने कहा। थैंक यू ओके, पांडे जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। so much, sir. Thanks.